हे गाइस, अपने चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को भी आप अपना प्यार दें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। चवन अपनों का धोखा और ईवा की मौत। ईवा पसीने में भीगी तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें 1 लाख रुपये थे, उसकी पूरी बचत। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे वाकई ये सब रिया के लिए करना चाहिए? लेकिन उसके कदम रुके नहीं, क्योंकि उसकी बहन की लाइफ बचाने का यही एकमात्र ऑप्शन था। रिया हमेशा से ईवा से ज्यादा स्ट्रांग रही थी, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंस गई थी। उसे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी की जरूरत थी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ईवा ने इसके लिए अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, लेकिन उसे अफसोस नहीं था। उसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता था रिया। वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी पीछे से मम्मी की आवाज सुनाई दी। मम्मी, अगर ईवा मेरी लाइफ से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। समर वापस आ सकता है। रिया की आवाज में ईर्ष्या और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी। तू सही कह रही है। मम्मी की आवाज ठंडी और बेरहम थी। वो तो हमेशा तेरे लिए सब कुछ करती आई है। ऑपरेशन के लिए भी मना नहीं करेगी। ईवा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसकी मम्मी, जिसने हमेशा उसे सिखाया कि रिया की हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, आज उसी को बोझ समझ रही थी। रिया, जिसके लिए उसने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी थी, वही उसे अपनी लाइफ से बाहर करने की बात कर रही थी। समर, उसका पहला और आखिरी प्यार। एक टाइम था जब ईवा और समर एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन जब रिया ने समर के साथ रिलेशनशिप में आकर प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट किया, तो ईवा ने अपने इमोशंस को साइड कर दिया। मम्मी ने कहा था, तू बड़ी है, रिया की लाइफ मत खराब कर। और उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी फीलिंग्स, अपना फ्यूचर, अपना प्यार। अब उसे समझ आया कि उसने क्या खोया। हॉस्पिटल के अंदर उनकी बातें जारी थीं। मम्मी, अगर ईवा की किडनी मिल जाए तो ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। वो मना नहीं करेगी। मम्मी की आवाज में कॉन्फिडेंस था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करेगी। ईवा को लगा जैसे कोई उसे ठंडे पानी में फेंक दिया हो। क्या यही लोग थे जिनके लिए उसने अपनी पूरी लाइफ दे दी थी? अब वे उसकी किडनी भी चाहते थे। उसने पहली बार अंदर से एक अलग तरह की नफरत महसूस की, अपने ही अपनों के लिए। उसने फैसला किया, अब बहुत हो चुका। ये पैसे वो नहीं देगी। ये उसकी मेहनत की कमाई थी और अब वो खुद के बारे में सोचेगी। वो हॉस्पिटल के गेट से वापस मुड़ने ही वाली थी कि तभी मम्मी की नजर उस पर पड़ी। रुक, कहाँ जा रही है? रिया मर रही है और तू पैसे लेकर भाग रही है। मम्मी की आवाज गूंज उठी। क्या तुझे अपनी बहन की कोई फीलिंग नहीं? ईवा के होंठ कान पे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मम्मी के गुस्से ने उसे चुप करा दिया। तभी एक तेज रफ्तार कार आई, टायरों की जोरदार चीख सुनाई दी और जोरदार टक्कर। ईवा हवा में उछली और जमीन से जा टकराए। उसके चारों तरफ खून ही खून था। उसकी सांसें हल्की हो गईं। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगीं, लेकिन कानों में अब भी मम्मी और रिया की आवाज गूंज रही थी। अच्छा हुआ, अनीता ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब इसकी किडनी भी मिल जाएगी और इंश्योरेंस का पैसा भी। ईवा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी मम्मी, जिसने उसे बचपन से सिखाया था कि फैमिली के लिए सब कुर्बान करना चाहिए, आज उसी को यूज करने की प्लानिंग कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आखिरी बार अपनी मम्मी का असली चेहरा देखा, प्यार का झूठा दिखावा, लेकिन अंदर से पूरी तरह सेल्फिश। रिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसे ईवा की किडनी मिल गई और इंश्योरेंस के पैसे से उसका पूरा इलाज हो गया। लेकिन ईवा की कुर्बानी, उसका प्यार और उसकी हर चीज सिर्फ एक इस्तेमाल बनकर रह गई। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चट्टू, ईवा की नई शुरुआत। ईवा की आंखें हल्की सी झपक रही थीं, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। शरीर का तापमान फिर से बढ़ चुका था और अंदर ही अंदर वो टूटने लगी थी। कब तक चलेगा ये सब? एक तरफ माँ और बहन का व्यवहार, दूसरी तरफ उसकी खुद की हालत, सब कुछ उसे और अकेला महसूस करा रहा था। जिस परिवार के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप सहन किया, वही आज उसे बेबस बना रहा था। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, ठंडी हवा उसके अंदर की ठंड को और गहरा कर रही थी। पूरे शरीर में कमजोरी थी, हर सांस के साथ लग रहा था कि अब और नहीं होगा। माँ हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर रही थी। अनीता खुद को परफेक्ट माँ मानती थी, लेकिन ईवा के लिए उसके पास कभी टाइम नहीं था। उसके लिए हमेशा रिया पहले थी, लाडली बेटी जिसकी हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती थी। और ईवा,
बस एक जिम्मेदारी जिसे निभाने का उसका मन नहीं था। वो साल उसे याद आया जब उसकी बीमारी की वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था, और तभी से पढ़ाई छोड़कर रिया की हेल्प करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि वो किसी अनजान जगह थी। ये अस्पताल नहीं था जहां उसने आखिरी बार होश संभाला था। पुरानी बदरंग दीवारें, धीमे चलते पंखे की आवाज, कमरा जितना वीरान था उतना ही डरावना भी। मम्मी, ईवा की तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? रिया की आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं होगा इससे, अनीता ने लापरवाही से कहा। इसे आदत है बुरे हालात झेलने की। थोड़ी बीमारी इसे नहीं मार डालेगी। वैसे भी अगर ये बिस्तर पर पड़ी रही तो हमारा काम कैसे चलेगा? रिया ने माँ की बात से सहमति जताई। मम्मी, ये सेब कितना मीठा है, लीजिए ना। उसने मुस्कुराते हुए अनीता की तरफ सेब बढ़ाया। ईवा को एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसके सामने उसकी माँ और बहन के रिश्ते की गर्माहट थी, और वो खुद इस तस्वीर में कहीं भी फिट नहीं होती थी। उसे हमेशा साइड कर दिया जाता था, हमेशा इग्नोर किया जाता था। तभी अचानक बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया चौंक गई। उसकी आंखों में हल्का डर था, लेकिन होठों पर वही घमंड भरी हंसी। मुझे दवाई चाहिए, ईवा ने ठंडी आवाज में कहा। दवाई खत्म हो गई है, माँ ने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे भी अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आराम करो, ठीक हो जाओगी। ईवा जानती थी कि ये झूठ है। पिछले जन्म में भी उसने दवाई नहीं ली थी और हालत बिगड़ गई थी। मेडिकल खर्च बढ़ने के बाद पूरे परिवार ने उसे ही दोष दिया था। उसी गिल्ट में उसने स्कूल छोड़ा और रिया की हेल्प करने लगी। क्या ढूंढ रही हो, बेहया लड़की? माँ ने गुस्से में बाल पकड़कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। चेहरे से ज्यादा जलन नाक में थी, जिससे खून बह रहा था। शर्ट का कॉलर लाल हो गया था। बीमार हो तो बेड पर जाओ और ड्रामा बंद करो। अनीता ने उसे खींचकर धक्का दिया। वो चाहती थी कि ईवा इतनी बीमार हो जाए कि दोबारा स्कूल में एडमिशन न ले सके। लेकिन इस बार ईवा चुप नहीं रही। अंदर कुछ बदल गया था। उसने खुद को झटके से छुड़ाया और पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। अगर जा रही हो तो वापस मत आना। अनीता की आवाज गूंज उठी। रिया भी हैरान थी। मम्मी, ईवा को क्या हो गया? उसे छोड़ दो, माँ ने लापरवाही से कहा। अगर उसे बाहर जाकर मरना है तो मरने दो। खुद को बहुत बहादुर समझ रही है। तेज बुखार में तपती हुई ईवा बिना किसी दिशा के सड़कों पर दौड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, बस यहाँ से दूर जाना था। अचानक वो किसी से टकरा गई। पहले से दर्द में डूबी नाक में फिर से झटका लगा और आंखों में आंसू भर आए। बी केयरफुल, एक गहरी ठंडी आवाज सुनाई दी। किसी ने उसे गिरने से बचा लिया था। सांसें भारी हो रही थीं। ईवा ने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी कोल्ड आंखें और सीरियस फेस उसे परख रहे थे। तुम्हें फीवर है? उसने उसके खून से सने कॉलर को देखकर पूछा। बिना जवाब का इंतजार किए उसने कहा, मेरे साथ आओ। ईवा कंफ्यूज थी, लेकिन उसकी बात मानकर उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक सॉफ्ट सोफे पर बैठी थी। हालात पर सोचकर शर्मिंदा भी हो रही थी। ये लो फीवर की मेडिसिन, उसने ठंडी आवाज में कहा, उसके सामने एक टैबलेट और पानी का गिलास रखते हुए। बिना हिचकिचाए, बिना कोई बहस किए ईवा ने मेडिसिन ले ली। फिर उसकी तरफ देखा। उसका हैंडसम फेस बेहद अट्रैक्टिव था। शार्प आईब्रो, परफेक्ट स्ट्रेट नाक, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और लिप्स हल्के से दबे हुए थे, जैसे किसी इनर टेंशन में हो। एक पल के लिए ईवा को राहत मिली और अगले ही पल टेंशन भी। चतुरी सिद्धार्थ का ईवा की हेल्प करना। ईवा उसके हैंडसम फेस को ऑब्जर्व करते हुए, वह शाय फील कर रही थी। वो बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम था, शार्प आईब्रो और सीधी नाक के साथ, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहे थे। उसकी आंखों में एक गहराई थी और लिप्स दबे हुए थे, जैसे किसी नाखुशी की फीलिंग से, जिससे ईवा को एक तरफ राहत मिली और दूसरी तरफ एक हल्की टेंशन भी हुई। सिद्धार्थ जी, ईवा ने उस शख्स की पहचान कंफर्म करने के लिए उसे बुलाया। हाँ, सिद्धार्थ ने कोल्ड आवाज में जवाब दिया। जब ईवा को यकीन हो गया कि उसने शख्स को सही पहचाना है, तो उसने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ और ईवा दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ बाकी लोगों से अलग था। वह बचपन से ही हर फील्ड में सक्सेसफुल रहा था। उसने न केवल स्टडी में अच्छा किया, बल्कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतरीन थी और उसने कम एज में ही आर्मी में शामिल हो गया था। बाकी लोगों की तरह जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई छोड़कर आर्मी में शामिल हुए, सिद्धार्थ ने स्टडी जारी रखी और दोनों को बैलेंस किया।
उसने कैंप में न केवल फिटनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया बल्कि एक हाई डिप्लोमा भी हासिल किया। सिद्धार्थ के पास स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों थे, जिससे उसने अपने फैमिली पर डिपेंड हुए बिना अपने दम पर अपने करियर में तेजी से प्रोग्रेस की और हाई पोस्ट तक पहुंचा। ईवा की मम्मी भी प्राउड फील करती थी कि वे एक ही क्वार्टर में सिद्धार्थ के साथ रहती हैं। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। सामने खड़े इस शख्स को पहचानने के बाद ईवा ने फील किया कि उसकी नाक से ब्लड बहना बंद हो गया था और उसके हाथ साफ थे। हालांकि उसके कपड़े अभी भी चेस्ट के पास ब्लड के धब्बों से लाल थे। जिसने ईवा की नाक से ब्लड रोकने में मदद की थी वह कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। कोई बात नहीं, तुमने मेडिसिन ले ली है, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। थोड़ा सो जाओ, सिद्धार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा और हाथ में पकड़े इंग्लिश में लिखे डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर ईवा को नींद आने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड में सो गई। जब सिद्धार्थ ने पढ़ाई करते समय नजर उठाई तो उसने देखा कि ईवा सो चुकी थी। ये नींद ईवा के लिए पूरा दोपहर ले गई। जब वह उठी तो मेडिसिन ने अपना असर दिखा दिया था और वह पसीने में भीगी हुई थी। जागने पर उसने खुद को काफी बेहतर फील किया। तुम जाग गई हो? ईवा की हलचल सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा था। थैंक यू सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ की आंखों की ओर देखते हुए, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा थी, ईवा ने डर फील किया और उसकी आवाज लड़खड़ाई। क्या तुम मुझसे डरती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी यादों में अंकल संदीप की छोटी बेटी कभी इस तरह नहीं हिचकिचाती थी। नहीं नहीं, ईवा ने थोड़ी झिझक से कहा। वह सोच रही थी कि क्वार्टर के कम ही बच्चे हैं जो इस फेस से नहीं डरते। उसे क्लियरली याद था कि जब सिद्धार्थ लगभग 10 साल का था, उसका चेहरा छोटा, गोरा और कोमल था। यह मान सकते थे कि वह 20 से 30 साल बाद एक हैंडसम लड़के में बदल जाएगा। हालांकि जब से सिद्धार्थ ने आर्मी ज्वाइन की, उसके गोरे फेस ने धूप में सांवला रंग ले लिया था और अब वह पहले से ज्यादा सख्त दिखता था। अब लेट हो चुकी है, सिद्धार्थ ने ईवा के झूठ को इग्नोर किया। ईवा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी दोनों छोटी छोटी मुट्ठियां घबराहट में बंधी हुई थीं। ठीक है, तो मैं अब घर जा रही हूं, उसने कहा। सिद्धार्थ को ईवा के उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट चेहरा देखकर, जिसे उसने एक मिशन के दौरान देखा था, सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उसने कहा, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ सकती हो। ईवा ने शोक सिद्धार्थ की ओर देखा। जरूर, थैंक यू सिद्धार्थ जी। जल्द ही ईवा घर के रास्ते पर थी। ईवा के जाने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ की बड़ी बहन त्रिशा घर लौटी। उसने देखा कि सोफे पर ब्लड लगा हुआ था और वह घबरा गई। सिद्धार्थ, क्या तुम घायल हो? यहाँ क्या हुआ है? नहीं, सिद्धार्थ ने आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, यह ब्लड संदीप अंकल की छोटी बेटी का है। रुको, तो फिर तुम्हारे कपड़ों पर भी ब्लड कैसे है? त्रिशा की नज़र सिद्धार्थ के कपड़ों पर पड़े ब्लड के निशानों पर गई। सिद्धार्थ, सच बताओ, क्या तुमने किसी लड़की को घर पर लाया था? क्या तुम इतने जल्दी में थे कि बेडरूम तक भी नहीं पहुंचे? सिद्धार्थ के चेहरे पर एक कोल्ड मुस्कान आ गई। त्रिशा की इस झूठी बात पर वह बस एक ही शब्द बोला, जस्ट शट अप। फिर वह अपने रूम में चला गया, बिना ये परवाह किए कि त्रिशा का क्या रिएक्शन था। उसने अपने ब्लड लगे कपड़े बदले ताकि और गलतफहमी न हो। ईवा भी भारी मन से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। फीवर उतरने के बाद ईवा का माइंड थोड़ा क्लियर था। उसने उस पूरे साल की यादें याद की। ईवा एक रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। बस इतना था कि उसके दादा दादी 1990 के टाइम में नहीं रह पाए। उनके गुजर जाने के बाद उसके पापा ने आर्मी में शामिल होने का डिसीजन लिया। अपने पापा के फ्रेंड की हेल्प से और अनीता से शादी कर ली। बुजुर्गों में आमतौर पर बेटा ही पहली पसंद था, खासकर अनीता के लिए। जब उसने अपनी पहली बेटी रिया को जन्म दिया तो उसने खुद को ये सोचकर बहलाया था कि अगला बच्चा बेटा होगा। जब अनीता दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो रही थी, तब एक नेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई। एक बेटे की चाहत में संदीप और अनीता को पार्टी से निकाल दिया गया और संदीप ने अपनी जॉब खो दिया। उनके पास दूसरा बेबी बॉय होने की होप थी, लेकिन वह दूसरी बेटी ईवा थी। ये साल ईवा का तीसरा साल था हाई स्कूल में। रिया ने मिडिल स्कूल का एग्जाम दिया था और जल्द ही वह भी हाई स्कूल में एडमिशन लेगी। ईवा मॉर्निंग में जल्दी स्कूल जाती थी। फिर भी वह हमेशा अच्छा परफॉर्म करती और स्कूल में टॉप रैंक हासिल करती। दूसरी तरफ रिया के स्कूल के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। इस कारण रिया खुश नहीं थी। पास्ट लाइफ में अनीता ने ईवा से झूठ बोला था कि उसके इलाज में फैमिली का सारा पैसा खर्च हो गया था। यहाँ तक कि रिया के स्कूल एडमिशन के पैसे भी उधार लेने पड़े। लेकिन कुछ साल बाद ईवा को पता चला कि उनकी सेविंग्स उसके इलाज पर खर्च नहीं हुई थी। उसकी मम्मी ने वह पैसा रिया के लिए घूस देने में यूज किया था।
अब जब उसका फीवर काफी उतर गया था तो ईवा ने राहत की सांस ली। कम से कम इस लाइफ में उसकी मम्मी बीमारी का बहाना बनाकर उसे प्रेशर में नहीं रख पाएंगी। इस लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वह अपनी स्टडी नहीं छोड़ेगी और न ही रिया के लिए काम करेगी। वह अपनी लाइफ की लीडर खुद बनेगी। चैप्टर 4 अनीता का ईवा के साथ भेदभाव। पास्ट लाइफ में अनीता ने ईवा से झूठ बोला था कि उसके इलाज में फैमिली का सारा पैसा खर्च हो गया था। यहां तक कि रिया के स्कूल एडमिशन के पैसे भी उधार लेने पड़े। लेकिन कुछ साल बाद ईवा को पता चला कि उनकी सेविंग्स उसके इलाज पर खर्च नहीं हुई थी। उसकी मम्मी ने वह पैसा रिया के लिए घूस देने में यूज किया था। अब जब उसका फीवर काफी उतर गया था तो ईवा ने राहत की सांस ली। कम से कम इस लाइफ में उसकी मम्मी बीमारी का बहाना बनाकर उसे प्रेशर में नहीं रख पाएंगी। इस लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वह अपनी स्टडी नहीं छोड़ेगी और न ही रिया के लिए काम करेगी। वह अपनी लाइफ की लीडर खुद बनेगी। जब ईवा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पापा अपनी साइकिल धकेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि इस वक्त वे ड्यूटी से छुट्टी पर थे। पापा, ईवा ने कुछ कदम आगे बढ़कर पुकारा। संदीप शर्मा एक पल के लिए ठिठक गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनकी छोटी बेटी ईवा खड़ी थी। ठंड और फीवर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी हुई और वह सुस्त दिख रही थी। उसकी शर्ट के कॉलर पर खून के निशान देखकर संदीप चौंक गए। ये कैसे हुआ? ईवा के जवाब देने से पहले ही संदीप बोले, पहले घर चलो, साफ सफाई कर लो, फिर बात करेंगे। ये कहकर संदीप ने ईवा को अपनी साइकिल पर बिठाया और घर की ओर चल दिए। अरे संदीप, तुम वापस आ गए। ओह ईवा, ये क्या हुआ? शर्मा परिवार के छोटे से आंगन में 40-50 साल की एक लेडी अंडों की टोकरी लेकर खड़ी थी। ईवा को खून से लथपथ देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या किसी ने तुझे तंग किया? तू खून से क्यों लथपथ है? लता आंटी, ईवा ने कांपते हुए साइकिल से उतरने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर संदीप ने उसे सहारा दिया ताकि वह गिर न जाए। अनीता, जो अंडों के पैसे निकाल रही थी, ये देखकर तिलमिला गईं। उन्होंने लता आंटी को पैसे पकड़ाए। लता, ये अंडों के पैसे हैं, लीजिए। लता आंटी ने पैसे गिने और कहा, अरे ईवा बहुत प्यारी है, लेकिन थोड़ी कमजोर है। इसे कुछ न्यूट्रिशन दो। संदीप ने ईवा का माथा छूकर देखा कि उसका फीवर मॉर्निंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी माथा गर्म था। उन्होंने अनीता की ओर गुस्से से देखा। ईवा की तबीयत खराब थी, फिर भी तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? अनीता ने संदीप के इस इल्जाम के बाद अनकंफर्टेबल फील किया। अनीता ने गुस्से में जवाब दिया, ये नटखट लड़की खुद ही बाहर जाना चाहती थी। मैं क्या कर सकती थी? ईवा ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे तेज फीवर था और मैं बेसुध पड़ी थी, लेकिन मम्मी और रिया बाहर बैठी तरबूज खा रही थी। मैंने खुद उठकर फीवर की मेडिसिन लेने की कोशिश की तो मम्मी ने कहा कि मेडिसिन खत्म हो गई है। जब मैंने मेडिसिन ढूंढनी चाही तो मम्मी ने मुझे रोक दिया, मेरे बाल खींचे और एक थप्पड़ मारा। मेरी नाक से खून बहने लगा। लता आंटी ये सुनकर सन्न रह गईं। उन्होंने अनीता की तरफ अविश्वास से देखा, मानो समझ नहीं पा रही थी कि रुके या चली जाए। संदीप का चेहरा सख्त हो गया। ईवा, क्या तुमने कोई मेडिसिन ली है? हाँ, बिल्कुल, अनीता ने ऊंची आवाज में कहा। बिना अनीता की तरफ देखे ईवा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली और न ही किसी ने मेरा ख्याल रखा। न मेडिसिन मिली, न पानी। संदीप ने ये सुनते ही डिसीजन किया कि ईवा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ईवा, क्या तुम साइकिल पर बैठने की पावर रखती हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मॉर्निंग में जब संदीप ने देखा कि ईवा बेड से नहीं उठी तो उन्हें टेंशन हुई थी। लेकिन अनीता ने कहा था कि वह उसका ध्यान रखेगी, इसलिए संदीप को ज्यादा टेंशन नहीं हुई। उन्हें नहीं पता था कि वापस आकर उनकी बेटी से ऐसा सुनने को मिलेगा। अनीता ने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। कहाँ ले जा रहे हो? पैसे मत बर्बाद करो, संदीप ने सख्त आवाज में कहा। मैं ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन मेरी बेटी के इलाज के पैसे जरूर हैं। अनीता का चेहरा उतर गया। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल वो ईवा पर पैसे खर्च करने के साइड में नहीं थी, क्योंकि रिया की स्टडी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। अनीता का बिहेवियर थोड़ा नर्म पड़ा, लेकिन उसने फिर भी संदीप को ईवा को हॉस्पिटल ले जाने से रोका। मेरा मतलब है, मैंने सच में उसे मेडिसिन दी थी। वह इतनी बेसुध थी कि उसे याद नहीं रहा होगा। मेडिसिन का असर थोड़ी देर में होगा। हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लता आंटी आखिरकार विदा लेते हुए बोली, संदीप, दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईवा बड़ी हो रही है, उसे बीमार हालत में थप्पड़ मारना गलत है। ईवा के नाक से बहते खून का ख्याल करके लता आंटी ने अनीता को नाराजगी से देखा
लेकिन अनीता गुस्से से उन्हें जाने को कहना चाह रही थी। लता आंटी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। संदीप ने अनीता की तरफ नाराजगी भरी नजर डालते हुए लता आंटी को पोलाइटली विदा किया। संदीप ईवा को रूम में ले गए, उसे गर्म पानी दिया ताकि वह हाथ मुंह धो सके और अपने गंदे कपड़े बदल सके। रिया, जो छुपकर सब देख रही थी, ने संदीप को मदद करने के इरादे से मुस्कुराकर देखा और उनकी हेल्प की। अपने बड़े बेटी की समझदारी देखकर संदीप का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। जब ईवा अपने कपड़े बदल रही थी, संदीप ने अनीता की ओर देखा और कहा, ईवा का फीवर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है। मेडिसिन कहाँ है? उसे एक और खुराक दो। ईवा ने कपड़े बदलकर कुछ कहने की कोशिश की, तभी अनीता गुस्से से भरी बोली, मेडिसिन खत्म हो गई है, कोई और मेडिसिन नहीं बची। अनीता को याद था कि उसने दोपहर में ईवा से क्या कहा था, और वह उसी बात पर अड़ी रही। सारी मेडिसिन खत्म हो गई। संदीप ने हैरानी से कहा, मुझे तो याद है कि आधी मेडिसिन बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई। ईवा ने मेडिसिन के बारे में सुना तो उसे पक्का हो गया कि उसने कोई मेडिसिन नहीं ली। बाकी मेडिसिन कहाँ गई? उसका फीवर कम होना सिद्धार्थ की मदद की वजह से हुआ था, लेकिन घर में कहीं मेडिसिन नहीं मिली थी। ईवा ने अपना शक दूर करने के लिए सीधा किचन की तरफ बढ़ी। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया ने देखा कि ईवा किचन की ओर बढ़ रही है और उसे रोकने की कोशिश की। ईवा, तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन खत्म हो गई है, पापा थोड़ी देर में और मेडिसिन ले आएंगे। ईवा ने कोल्ड आंखों से रिया की तरफ देखा, उसकी कोल्ड आंखों से रिया घबरा गई और डर से कांप उठी। ईवा ने अपना हाथ झटका और किचन की ओर बढ़ गई। उसने डस्टबिन के बॉक्स का ढक्कन उठाया और उसमें पड़ा कचरा सब बाहर निकाल दिया। रिया ने चीखते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है, ईवा को कुछ पता नहीं चल सकता। अनीता का फेस तुरंत बदल गया, वही ईवा को रोकने के लिए दौड़ी। चैप्टर 5, ईवा का हॉस्पिटल जाना। ईवा ने मेडिसिन के बारे में सुना तो उसकी समझ में आ गया कि उसने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। बाकी सारी मेडिसिन कहाँ गई? उसका फीवर सिद्धार्थ की मदद से ही कम हुआ था, लेकिन घर में कहीं भी मेडिसिन नहीं मिली थी। ईवा ने अपने शक को सुझाने के लिए सीधे किचन की ओर कदम बढ़ाए। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया ने देखा कि ईवा किचन की तरफ बढ़ रही है और उसे रोकने की कोशिश की। ईवा, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन खत्म हो गई है, पापा थोड़ी देर में और ले आएंगे। ईवा ने अपनी आंखों में ठंडक भरी नजरों से रिया की ओर देखा और रिया एक झटके में डर से कांप उठी। ईवा ने बिना कुछ बोले अपना हाथ झटका और किचन की ओर बढ़ गई। उसने डस्टबिन का ढक्कन खोला और उसमें पड़ा हुआ कचरा बाहर निकाल दिया। रिया चीखी, यह इम्पॉसिबल है, ईवा को कुछ नहीं पता चल सकता। अनीता का चेहरा सफेद हो गया और वही ईवा को रोकने के लिए दौड़ी। लेकिन अनीता के पहुंचने से पहले ही ईवा ने वह चीज ढूंढ ली जिसे वह तलाश रही थी। जब ईवा ने डस्टबिन के बॉक्स से फीवर की मेडिसिन निकाली तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मम्मी बहुत क्रूएल थी। घर में फीवर की मेडिसिन थी, लेकिन उसने उसे फेंकने का फैसला लिया, बजाय इसके कि उसे दे दे। वह चाहती थी कि ईवा बीमार रहे, लेकिन स्कूल में एडमिशन न ले। संदीप, जो पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने भी डस्टबिन में मेडिसिन देखी। उसने सुबह उसी मेडिसिन को देखा था। तुमने कहा था कि मेडिसिन खत्म हो गई, तो यह क्या है? अनीता, जिसकी झूठ पकड़ में आ गई थी, लाल होकर चिल्लाई, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। मैं अपनी बेटी को एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दे सकती। अगर उसे इससे बीमारी हो गई तो। ईवा ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी, तुमने कहा था कि तुमने मुझे मेडिसिन दी थी, तो क्या मैंने मेडिसिन ली थी या यह एक्सपायर्ड थी? ईवा को अब यह समझ में आ गया था कि उसकी बीमारी और स्कूल छोड़ने का प्लान शुरुआत से ही एक चाल थी। अनीता ने गर्दन सीधी करते हुए कहा, यह मेडिसिन एक्सपायर्ड है। अगर ये एक्सपायर्ड नहीं होती तो तुमने इसे लेने के बाद भी फीवर क्यों नहीं ठीक किया? मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मी हूँ। क्या मैं तुम्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन दूं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो? संदीप को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के अजीब तर्कों पर उसे मुस्कान रोकनी मुश्किल हो रही थी। मुझे पता है ये मेडिसिन एक्सपायर्ड है और इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुमने ही कहा था कि ईवा को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए। तुमने कहा था कि ईवा जल्द ठीक हो जाएगी, हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसने जो कहा, उसने अनीता की सारी बातें झूठी साबित कर दी। क्या उसकी पत्नी को अपनी गलती पर एतबार हुआ? संदीप ने गुस्से में कहा, देखो, ये एक्सपायर्ड नहीं है। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट पैकेजिंग पर साफ साफ लिखी हुई थी।
वो डेट दिखा रही थी कि अभी भी काफी वक्त था इसका इस्तेमाल करने के लिए। अब संदीप का गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया। अनीता, तुम क्या सोच रही थी? किसी भी हाल में उनकी बेटी के लिए मेडिसिन थी और तुम कह रही हो कि यह एक्सपायर्ड है। तुमने कहा था कि तुम ईवा की मम्मी हो। क्या कोई मम्मी ऐसा करती है? मेडिसिन को फेंकने के बजाय देने को तैयार नहीं हो और फिर कह रही हो कि एक्सपायर्ड है। फिर से पूछता हूं, क्या तुमने आज ईवा को मेडिसिन दी थी? संदीप की आर्मी की ट्रेनिंग ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दी थी। जैसे ही उनका चेहरा गुस्से में बदला, वह किसी खतरनाक जानवर की तरह लगने लगे। अनीता कांप उठी। उसका चेहरा सफेद हो गया और वह कुछ पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाए। रिया, जो जल्दी से आए, ने डरते हुए कहा, पापा, ये सब मेरी गलती है। मैंने शायद गलत देखा। मम्मी ने ईवा को मेडिसिन दी थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो एक्सपायर्ड हो गई है। मम्मी ने बाद में खुद ही महसूस किया कि यह सही है। प्लीज मम्मी को पनिश मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ। रिया की मदद से अनीता ने जैसे ही अपनी खोई हुई ताकत फिर से पाई, उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने संदीप की तरफ बिना कोई डर दिखाए कहा, वह मेरी बेटी है, मुझे क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? ये तो बस एक फीवर है, पसीने के बाद वह ठीक हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो और मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। तुम लोग बिना वजह परेशान हो रहे हो। संदीप ने गुस्से में कहा, तुम। लेकिन उसकी आवाज में एक खामोश सा दर्द भी था। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इस वक्त अनीता का विरोध करने का उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था। ईवा, चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं, उसने मजबूरी में कहा। ईवा, जो कुछ देर पहले तक पूरी तरह से चुप थी, संदीप के पीछे धीरे से खड़ी हुई और बोली, ठीक है। रिया, जो अभी भी अनीता का हाथ पकड़े हुए थी, अब चुप नहीं रह सकी। उसने नजरें झुकाकर हल्के से कहा, मम्मी। रिया की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं ईवा के साथ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना खर्च होगा। पैसे और चीजों के लिए चाहिए, और ये सब बर्बाद नहीं होना चाहिए। अनीता, जो अब तक गहरे विचारों में डूबी हुई थी, अचानक से बाहर आए और भागते हुए ईवा की साइकिल के सामने आ गई। उसने तेजी से साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और ईवा को जाने से रोक लिया। संदीप का संतुलन बिगड़ गया। शुक्र था कि उन्होंने सही समय पर जमीन पर पैर रख लिया, नहीं तो वह गिर जाते। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने चिल्लाते हुए पूछा। ये सिर्फ एक फीवर है, अनीता ने जोर देकर कहा। मैंने कहा था न, वह अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। अब देखो, हॉस्पिटल मत जाओ। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी, जैसे उसने यह फैसला पहले ही ले लिया हो। हॉस्पिटल जाने के लिए क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ईवा, जो अब तक चुप थी, संदीप की पीठ पर हल्के से झुकी और धीरे से कहा, पापा। उसकी आवाज में एक लाचारी थी, जैसे वह खुद नहीं जानती थी कि सही क्या है। संदीप का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसकी आंखों में चिंगारी सी आ गई और उसकी आवाज में गहरी नाराजगी थी। अनीता, क्या तुम जानबूझकर ये कर रही हो? तुमने कहा कि तुम अपनी बेटी की परवाह करती हो, लेकिन अब देखो, ईवा को फीवर है और तुम कह रही हो कि वह अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कह रही हो। उसकी आवाज में गुस्से का एक गहरा स्वर था, जैसे वह पूरी तरह से टूट चुका हो। लास्ट टाइम, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जल्दी करो, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे बुरा मत मानना। संदीप को याद आया कि जब उसकी बड़ी बेटी को हल्का सा जुकाम हुआ था, तब अनीता कितनी परेशान हो गई थी। एक मामूली खांसी भी उसकी नींद उड़ा देती थी, लेकिन आज जब उसकी छोटी बेटी को फीवर था, तो वह सिर्फ कुछ पसीने के बाद ठीक हो जाने की बात कर रही थी। ये सब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संदीप इतना गुस्से में था कि उसने अनीता का हाथ झटकते हुए साइकिल का हैंडल कसकर पकड़ा और तेजी से हॉस्पिटल की दिशा में बढ़ा दिया। उसकी सारी ताकत इस वक्त इस बात में झुकी थी कि वह अपनी बेटी को सही इलाज दिलवाए, और उसके बीच अनीता की बातें उसे कहीं से भी सही नहीं लग रही थीं। दुश्मन, हर एक दुश्मन है। अनीता के चेहरे पर गुस्से और निराशा का मिला जुला भाव था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति अब उसकी छोटी बेटी के कारण इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। मैं जानती थी कि ऐसा दिन आएगा। अगर मैं उसे जन्म न देती तो क्या अच्छा होता। हमारी लाइफ इतनी आसान रहती। अनीता के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर ईवा नहीं होती, तो वह और संदीप अपनी जॉब्स नहीं खोते और आज शायद बेहतर हालत में होते। उनकी सारी मुश्किलें इसी एक छोटी सी बच्ची की वजह से शुरू हुई। ईवा के जन्म के बाद उनका करियर खत्म हो गया था और अब वे बिना किसी शान के छोटे से क्वार्टर में रह रहे थे।
उन्हें ये लगता था कि ईवा ही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। मम्मी, घर चलो, रिया ने अपनी माँ को धीरे से समझाया। उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता और प्यार था। ईवा का फीवर जल्दी ठीक हो जाएगा मम्मी, घबराओ मत। रिया ने अपनी माँ को पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी, ये जानते हुए कि इस समय उसे अपनी माँ को संभालने की जरूरत थी और ईवा के बारे में ज्यादा घबराने की कोई वजह नहीं थी। ईवा की ट्यूशन फीस का क्या होगा, ये सवाल अनीता के दिमाग में घूम रहा था। अगर ईवा अपनी पढ़ाई जारी रखती तो ये सब कैसे मुमकिन होता। फिर अनीता ने खुद को संभालते हुए रिया को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और संकल्प था। चिंता मत करो, तुम्हारे पापा की बातों का कोई भरोसा नहीं। जब तक मैं उस बेकार लड़की को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं मना लेती, पापा कुछ नहीं कर सकते। अनीता ने एक गहरी सांस ली, रिया के हाथ पर हल्के से थपकी दी और उसे समझाया। सालों से अपने पति को समझने के बाद अनीता को अच्छे से पता था कि उसे किस तरह से ईवा को स्कूल छोड़ने के लिए राजी करना है। मम्मी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरूंगी। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर ग्रेटफुल रहूंगी। रिया ने अनीता के हाथों को गले लगाते हुए मुस्कुराए। अनीता भी हंस पड़ी। बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो तो और कौन होगा। मुझे बेटे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छी बेटी है। जब रिया ने बेटा शब्द सुना तो वह बहुत नाराज हुई और मुंह चिढ़ाने लगी। उसकी मम्मी अभी भी बेटे को ज्यादा लाइक करती थी। उस समय ईवा को जन्म देने के लिए उसके पेरेंट्स ने अपनी परमानेंट जॉब छोड़ने को भी रेडी हो गए थे। उसे अच्छी तरह याद है कि उस टाइम उसकी प्रेग्नेंट मम्मी हमेशा अपने पेट को पकड़े रहती थी और अपने बेटे से बातें करती थी। घर में जो भी टेस्टी खाना था वह रिया को नहीं दिया जाता था। सब कुछ उसकी मम्मी के पेट के लिए ही था, ताकि उसका छोटा भाई अच्छा खा सके। आखिरकार उसकी मम्मी ने एक लड़की को जन्म दिया। अगर ऐसा न होता तो वह गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बच्ची होती। उनकी सिचुएशन अब जैसी नहीं होती। डॉक्टर, मेरी छोटी बेटी कैसी है? संदीप की आवाज में घबराहट थी। ईवा को हॉस्पिटल लेकर आने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर परेशान था। डॉक्टर ने एक नज़र संदीप पर डाली, फिर ईवा को देखा। उसने स्टेथोस्कोप हटाते हुए कहा, अभी भी फीवर है, मेडिसिन का असर थोड़ा स्लो है, अगर ड्रिप पर डाल दें तो जल्दी असर दिखेगा। संदीप ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी उसकी चिंता कम नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे आप कहें। चसिक्स, ईवा का अपने पापा को मम्मी का सच बताना। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप हटाया और संदीप का चेकअप किया। उन्होंने पाया कि संदीप की हेल्थ ठीक थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी और उनकी स्ट्रेंथ भी सही थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ईवा को देखा, उनका चेहरा थोड़ी चिंता से बदल गया। अभी भी बुखार है, मेडिसिन का असर स्लो है, अगर ड्रिप लगाएं तो असर जल्दी होगा, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने बिना देर किए कहा, अगर ये बेहतर है तो हम ड्रिप लगा लेंगे। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको ठीक लगे तो हम ड्रिप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है। संदीप ने डॉक्टर की तरफ घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या मेरी बेटी को कुछ और गंभीर समस्या है? डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है? संदीप के चेहरे पर कुछ असमंजस था। अभी ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। क्या मेरी बेटी को कोई गंभीर बीमारी है जो महंगे इलाज की मांग कर रही है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक करवा लूंगा। डॉक्टर, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। ईवा जो एक तरफ खड़ी थी, वह शॉक्ड महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी इतने गंभीर मामले का सामना नहीं किया था। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है। दरअसल वह थोड़ी कुपोषित है, उसे अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है। अगर ये हालात रहे तो उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। संदीप को सुनकर थोड़े शर्मिंदा हो गए। उनकी छोटी बेटी सच में कुपोषित थी। डॉक्टर ने फिर एक के बाद एक सवाल पूछे, तुम्हारी उम्र कितनी है? 15, ईवा ने धीरे से जवाब दिया। क्या तुम्हें पीरियड्स शुरू हुए हैं? डॉक्टर ने पूछा। बायोलॉजी क्लास में तो पढ़ा होगा कि यंग गर्ल्स को महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ईवा, उन्होंने पूछा। ईवा थोड़ी कंफ्यूजन में दिखी और सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। संदीप को झटका लगा। उनकी बड़ी बेटी रिया को तो 3 साल पहले ही पहला पीरियड आ गया था, लेकिन उनकी छोटी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने समझाया कि ईवा कुपोषित है और इसलिए उसके पीरियड्स में देरी हो रही है। रिया की तुलना में ईवा बहुत दुबली है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, यही कारण है कि उसके पीरियड्स लेट हो रहे हैं, डॉक्टर ने बताया।
संदीप को थोड़ा परेशान हुआ, क्या अब ये देर हो चुकी है? डॉक्टर ने उन्हें शांति से समझाया, नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर 12 से 16 साल के बीच पहला पीरियड आता है, मगर तुम्हारी बेटी बहुत कमजोर है। अगर यही हाल रहा तो शायद 16 साल की उम्र में भी उसे पीरियड ना आए। संदीप को ये सुनकर चिंता होने लगी। उन्होंने जल्दी से हिसाब लगाया कि रिया को जब पहला पीरियड आया था, वही ईवा से 2 साल बड़ी थी। फिर भी वह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी कुपोषित कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने फिर उन्हें समझाया कि अगर ईवा को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ेगा। संदीप थोड़े असमंजस में थे। हम तो उसे अच्छा खाना देते हैं, तो फिर ये कुपोषित कैसे हो सकती है? ईवा को ये सब सुनकर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वह चुप रही। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? संदीप ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। हम किसी को भी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते। दोनों का बराबरी से ख्याल रखा जाता है। इस बीच ईवा का पेट जोर से गड़गड़ाया। डॉक्टर ने इसे सुना और तुरंत समझ गई कि ईवा को लंबे समय से ठीक से खाना नहीं मिला था। डॉक्टर ने फिर सवाल पूछा, तुमने आज कुछ खाया है? ईवा थोड़ी शर्म से बोली, मुझे ख्याल है कि आज कुछ नहीं खाया। डॉक्टर की आवाज में गुस्सा था, तुमने कुछ नहीं खाया और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ईवा की आवाज बहुत धीमी थी। डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को ब्लेम मत कीजिए। मेरे पापा काम पर जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तुम्हारे पापा को नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी को तो जरूर पता होगा। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। ईवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका चेहरा झुक गया। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि सच में कुछ गलत हो रहा था। उनकी पत्नी ने ये सब क्यों किया, उन्हें अब समझ में आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ईवा, क्या तुम मुझे सच बताना चाहोगी? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? ईवा की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मम्मी हमेशा कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। वह कहती है कि घर में खाना कम है और लड़कियों के लिए कम खाना बेहतर है। संदीप को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी छोटी बेटी की हालत को लेकर वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहा? संदीप ने पूछा। ईवा ने धीरे से कहा, हाँ, वह कहती है कि लड़कों को ज्यादा खाना मिलता है, पर लड़कियों के लिए कम खाना ही सही है। और जब मैंने ज्यादा खाया तो मम्मी ने कहा कि मुझे गिल्ट महसूस करना चाहिए। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों के साथ कितना गलत किया था। अब उन्हें अपनी पत्नी के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी को अभी भी बुखार है, क्या आप ड्रिप लगा सकती हैं, जबकि मैं उसके लिए कुछ खाना अरेंज करूं? बिल्कुल, लेकिन आप उसे हल्का खाना दे दीजिए। वह बहुत लंबे समय से भूखी है और एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाएगी, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने ईवा को दलिया दिया और कहा, यह बाउल पास के होटल से लाया हूं। खाओ, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ईवा ने धीरे धीरे दलिया खाना शुरू किया। उसका पेट भर रहा था, लेकिन संदीप का दिल भारी था। ईवा, तुम्हारी भूख पूरी हो रही है? संदीप ने पूछा। ईवा ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों के लिए कम खाना अच्छा होता है। संदीप को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनकी बेटियों को कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया था। उन्होंने ईवा से वादा किया, अब से तुम किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करोगी। मैं तुम्हारे लिए सही खाना अरेंज करूंगा। तुम चाहे जितना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी हो और तुमसे प्यार करता हूं। ईवा ने अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और अपना खाना खत्म किया। संदीप का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वह अपनी फैमिली के लिए सही कदम उठाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप हटाया और संदीप का चेकअप किया। उन्होंने पाया कि संदीप की हेल्थ ठीक थी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी और उनकी स्ट्रेंथ भी सही थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ईवा को देखा, उनका चेहरा थोड़ी चिंता से बदल गया। अभी भी बुखार है, मेडिसिन का असर स्लो है। अगर ड्रिप लगाएं तो असर जल्दी होगा, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने बिना देर किए कहा, अगर ये बेहतर है तो हम ड्रिप लगा लेंगे। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको ठीक लगे तो हम ड्रिप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है। संदीप ने डॉक्टर की तरफ घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या मेरी बेटी को कुछ और गंभीर समस्या है? डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है? संदीप के चेहरे पर कुछ असमंजस था। अभी ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया।
क्या मेरी बेटी को कोई गंभीर बीमारी है जो महंगे इलाज की मांग कर रही है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक करवा लूंगा। डॉक्टर प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। ईवा जो एक तरफ खड़ी थी वह शॉक्ड महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी इतने गंभीर मामले का सामना नहीं किया था। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है। दरअसल वह थोड़ी कुपोषित है। उसे अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है। अगर ये हालात रहे तो उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। संदीप को सुनकर थोड़े शर्मिंदा हो गए। उनकी छोटी बेटी सच में कुपोषित थी। डॉक्टर ने फिर एक के बाद एक सवाल पूछे, तुम्हारी उम्र कितनी है? 15, ईवा ने धीरे से जवाब दिया। क्या तुम्हें पीरियड शुरू हुए हैं? डॉक्टर ने पूछा। बायोलॉजी क्लास में तो पढ़ा होगा कि यंग गर्ल्स को महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ईवा, उन्होंने पूछा। ईवा थोड़ी कंफ्यूजन में दिखी और सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। संदीप को झटका लगा। उनकी बड़ी बेटी रिया को तो 3 साल पहले ही पहला पीरियड आ गया था, लेकिन उनकी छोटी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने समझाया कि ईवा कुपोषित है और इसलिए उसके पीरियड्स में देरी हो रही है। रिया की तुलना में ईवा बहुत दुबली है। उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है। यही कारण है कि उसके पीरियड्स लेट हो रहे हैं, डॉक्टर ने बताया। संदीप को थोड़ा परेशान हुआ, क्या अब ये देर हो चुकी है? डॉक्टर ने उन्हें शांति से समझाया, नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर 12 से 16 साल के बीच पहला पीरियड आता है। मगर तुम्हारी बेटी बहुत कमजोर है। अगर यही हाल रहा तो शायद 16 साल की उम्र में भी उसे पीरियड ना आए। संदीप को यह सुनकर चिंता होने लगी। उन्होंने जल्दी से हिसाब लगाया कि रिया को जब पहला पीरियड आया था वही ईवा से 2 साल बड़ी थी। फिर भी वह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी कुपोषित कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने फिर उन्हें समझाया कि अगर ईवा को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ेगा। संदीप थोड़े असमंजस में थे। हम तो उसे अच्छा खाना देते हैं तो फिर ये कुपोषित कैसे हो सकती है? ईवा को ये सब सुनकर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वह चुप रही। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? संदीप ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। हम किसी को भी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते। दोनों का बराबरी से ख्याल रखा जाता है। इस बीच ईवा का पेट जोर से गड़गड़ाया। डॉक्टर ने इसे सुना और तुरंत समझ गई कि ईवा को लंबे समय से ठीक से खाना नहीं मिला था। डॉक्टर ने फिर सवाल पूछा, तुमने आज कुछ खाया है? ईवा थोड़ी शर्म से बोली, मुझे ख्याल है कि आज कुछ नहीं खाया। डॉक्टर की आवाज में गुस्सा था, तुमने कुछ नहीं खाया और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ईवा की आवाज बहुत धीमी थी। डॉक्टर प्लीज मेरे पापा को ब्लेम मत कीजिए। मेरे पापा काम पर जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तुम्हारे पापा को नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी को तो जरूर पता होगा। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। ईवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका चेहरा झुक गया। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि सच में कुछ गलत हो रहा था। उनकी पत्नी ने ये सब क्यों किया, उन्हें अब समझ में आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ईवा, क्या तुम मुझे सच बताना चाहोगी? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? ईवा की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मम्मी हमेशा कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। वह कहती है कि घर में खाना कम है और लड़कियों के लिए कम खाना बेहतर है। संदीप को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी छोटी बेटी की हालत को लेकर वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहा? संदीप ने पूछा। ईवा ने धीरे से कहा, हाँ, वह कहती है कि लड़कों को ज्यादा खाना मिलता है पर लड़कियों के लिए कम खाना ही सही है। और जब मैंने ज्यादा खाया तो मम्मी ने कहा कि मुझे गिल्ट महसूस करना चाहिए। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों के साथ कितना गलत किया था। अब उन्हें अपनी पत्नी के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी को अभी भी बुखार है, क्या आप ड्रिप लगा सकती हैं, जबकि मैं उसके लिए कुछ खाना अरेंज करूं? बिल्कुल, लेकिन आप उसे हल्का खाना दे दीजिए। वह बहुत लंबे समय से भूखी है और एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाएगी, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने ईवा को दलिया दिया और कहा, यह बाउल पास के होटल से लाया हूं। खाओ, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ईवा ने धीरे धीरे दलिया खाना शुरू किया। उसका पेट भर रहा था, लेकिन संदीप का दिल भारी था। ईवा, तुम्हारी भूख पूरी हो रही है? संदीप ने पूछा।
ईवा ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों के लिए कम खाना अच्छा होता है। संदीप को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनकी बेटियों को कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया था। उन्होंने ईवा से वादा किया, अब से तुम किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करोगी। मैं तुम्हारे लिए सही खाना अरेंज करूंगा। तुम चाहे जितना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी हो और तुमसे प्यार करता हूँ। ईवा ने अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और अपना खाना खत्म किया। संदीप का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वह अपनी फैमिली के लिए सही कदम उठाएगा। 7 अनीता का ईवा को थप्पड़ मारना। संदीप ने ईवा को दलिया दिया और कहा, यह बाउल पास के होटल से लाया हूं। खाओ, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ईवा ने धीरे धीरे दलिया खाना शुरू किया। उसका पेट भर रहा था, लेकिन संदीप का दिल भारी था। ईवा, तुम्हारी भूख पूरी हो रही है? संदीप ने पूछा। ईवा ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों के लिए कम खाना अच्छा होता है। संदीप को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनकी बेटियों को कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया था। उन्होंने ईवा से वादा किया, अब से तुम किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करोगी। मैं तुम्हारे लिए सही खाना अरेंज करूंगा। तुम चाहे जितना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी हो और तुमसे प्यार करता हूँ। ईवा ने अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और अपना खाना खत्म किया। संदीप का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वह अपनी फैमिली के लिए सही कदम उठाएंगे। अस्पताल से लौटने के बाद ईवा और संदीप साइकिल से घर पहुंचे। सर्द रात की हल्की हवा ईवा के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी तबीयत अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। संदीप के मन में कई सवाल थे। अस्पताल में डॉक्टर ने ईवा की हालत के बारे में बताया था, लेकिन ये बात उसे लगातार परेशान कर रही थी कि अनीता इसे कैसे लेगी। साइकिल घर के सामने रुकी। जैसे ही वे उतरे, अनीता गुस्से में दरवाजे पर खड़ी थी। कितना खर्च हुआ? उसने तीखे स्वर में पूछा। संदीप ने उसकी ओर नाराजगी से देखा। वह समझ चुका था कि अनीता की चिंता केवल पैसों तक सीमित है। खर्च की चिंता मत करो, जरूरी ये है कि ईवा अब बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने से वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अनीता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में केवल खर्च का हिसाब किताब घूम रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी। घर की दवाई काफी थी। ईवा, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी, अनीता की यह बातें सुनकर अंदर तक हिल गई। उसकी हालत पहले ही खराब थी और अब इस तरह की बातें सुनकर उसका मन और टूट गया। अनीता का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने ईवा की ओर देखा, उसकी स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। गुस्से में उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी चेतावनी के ईवा की पीठ पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद रिया और बाकी सदस्य भी सुन सकते थे। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अनीता चिल्लाए, तुम्हें पैसे की कोई कद्र नहीं है। संदीप ने ये देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने साइकिल को जोर से फेंक दिया और तुरंत ईवा को अपने पीछे खींच लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? बीमार बच्ची पर हाथ उठा रही हो? उसने गुस्से में कहा। अनीता ने संदीप को तीखी नजरों से देखा। तुम मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते। घर चलाने का बोझ मुझे ही उठाना पड़ता है। संदीप ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि इस बहस का कोई अंत नहीं है। उसने ईवा को रिया के हवाले किया और कहा, उसे कमरे में ले जाओ। उसे आराम की जरूरत है। रिया, जो अंदर थी, भागते हुए बाहर आई। उसने माँ और पिता के बीच खड़े होकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। माँ, ईवा अभी भी बीमार है। उसे आराम करने दीजिए। प्लीज, झगड़ा बाद में कर लीजिए। अनीता ने गुस्से से रिया को देखा। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन रिया ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। कमरे में पहुंचकर ईवा ने चुपचाप बिस्तर पर लेटते हुए कंबल ओढ़ लिया। उसका शरीर थकावट से टूट रहा था, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा परेशान था। रिया ने बिस्तर के पास बैठते हुए कहा, ईवा, चिंता मत करो। माँ का गुस्सा ऐसे ही है। वह पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचती हैं। ईवा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से कहा, मैं सोना चाहती हूँ रिया। मुझे अकेला छोड़ दो। रिया को समझ नहीं आया कि ईवा इतनी ठंडी और अलग क्यों लग रही है। वह चुपचाप कमरे से निकल गई। दूसरी ओर अनीता और संदीप के बीच बहस तेज हो रही थी। तुम्हें पैसे की इतनी फिक्र क्यों है? बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए अस्पताल ले गया। संदीप ने गुस्से में कहा। और घर चलाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम्हें लगता है कि ऐसे हर छोटी बात पर अस्पताल जाना सही है?
तुम्हें उसकी हालत देखकर यह समझना चाहिए कि यह छोटी बात नहीं थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर की दीवारें भी थरथराने लगीं। कमरे में लेटी ईवा ने सब कुछ सुना। वह जानती थी कि यह लड़ाई उसके कारण ही हो रही है, लेकिन इस बार उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह इन झगड़ों से खुद को अलग रखेगी। आगे बढ़ो, लड़ाई करो, मुझे अब इन झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। अगले दिन सुबह ईवा ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसका बुखार उतर चुका था और वह फ्रेश लग रही थी। उसने धीरे धीरे कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। तभी रिया कमरे में आए। ईवा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, रिया ने अंदर आते हुए कहा। ईवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है तो करो, वरना छोड़ दो। रिया ने ईवा के इस नए रूप को महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? ईवा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस अब चीजों को अलग तरह से देख रही हूँ। इस बातचीत के बाद ईवा ने खुद से एक वादा किया। उसने ठान लिया कि वह अपने लिए खड़ी होगी। परिवार की समस्याओं में खुद को बलिदान करने की बजाय वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगी। चैट अनीता का ईवा को फिर से चोट पहुंचाना। ईवा हल्का सा हंसी और रिया की ओर देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? बहन, तुमने क्या गलती की है जो मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए? रिया हैरान रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह ईवा को जवाब नहीं दे पाए। ईवा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखकर रिया का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया था कि उसने ईवा के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए ईवा उससे गुस्सा है। कुछ कहने की हिम्मत न होने पर रिया ने इस टॉपिक से भाग जाने का फैसला किया। उसका चेहरा नीचे था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। कल पापा ने मम्मी से लड़ाई की। वो बहुत जोर से थी और मम्मी रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनकी लड़ाई खत्म हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ईवा ने नीचे देखा और उसने कुछ नहीं बोला। रिया ने चोर नजर से ईवा को देखा और एक और कोशिश की। असल में मुझे इस बारे में कुछ पता है। जब से हमारे मम्मी पापा ने अपनी जॉब्स खोई हैं, मम्मी घर के खर्च संभाल रही हैं जबकि पापा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पापा का पैसा इतना कम है कि पूरे परिवार के खर्चों के लिए भी काफी नहीं है। और हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। ओह, हमारे परिवार में पैसे की कमी है और हमारे मम्मी पापा इस वजह से परेशान हैं। ईवा ने चुप रहने का फैसला किया और कुछ नहीं बोला। रिया ने अपने होठों को कड़काते हुए नफरत से बोली, ईवा, ये करते हैं। मैं स्कूल छोड़ दूंगी और काम करने जाऊंगी। अगर हम में से कोई काम करेगा तो हमारे मम्मी पापा पर कुछ बोझ हल्का होगा और फिर वो नहीं लड़ेंगे। जब तक हमारे मम्मी पापा ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो भी सेक्रीफाइस देने को तैयार हूँ वह सब कुछ वर्थ है। नहीं, मुझे लगता है कि तुम भी इस बात से एग्री हो। ईवा ने इविल स्माइल किया। बहन, यह अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो। मैं छोटी से ही तुम्हारी बातें नहीं मानी। इस बार भी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट तो एवरेज हैं, अच्छे नहीं हैं। इसलिए तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल होगा। मेरे रिजल्ट तुमसे बेहतर हैं और मैं जरूर अच्छा काम करूंगी जिससे तुम्हारी आज की सेक्रीफाइस का फल मिले। बहन, इन सालों में मम्मी ने तुम्हें बिल्कुल पैम्पर नहीं किया। ईवा ने रिया को छूकर उसे छेड़ा और रिया को गुस्सा आ गया। जब उसने ईवा की बातें सुनी तो उसने आंखें गुस्से से बंद कर लीं। रिया, जो हमेशा से छोटी सोच वाली थी, हर चीज में जीतने का शौक रखती थी, खासकर अपनी बहन ईवा से कभी हारना नहीं चाहती थी। कई सालों से रिया कभी भी ईवा से अपने पढ़ाई के मामले में बेहतर नहीं रही थी। ईवा के पहले शब्द रिया के दिल को चीर रहे थे। अनिता, जो दरवाजे के पीछे छुपी थी, बिना किसी इंतजार के अंदर आ गई। उसने ईवा के नाखूनों पर उंगली रखते हुए उसे डांटा। यह क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी मम्मी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है और तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और इतना सेक्रीफाइस करने को कह रही हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, सारे साल तुम्हारा पालन पोषण किया है, ये सब बेकार है। एक पल के लिए ईवा हैरान हो गई। फिर उसने रिया की तरफ देखा। वह जानती थी कि रिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने सोचा नहीं था कि उसकी मम्मी असल में दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। अनिता ने ईवा की तरफ देखा और कहा, मुझे सुनो। अगर तुम मुझे अपनी मम्मी समझती हो तो रात को अपने पापा से कह दो कि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है और तुम स्कूल नहीं जाना चाहती। तुम्हें काम पर जाना है, समझी? रिया ने चुपचाप अनिता के पास खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे।
क्या है ये लड़की? मैंने इतना सब कहा, तुमने सुना या नहीं? कुछ तो बोलो। तुम एक बेढलक हो, तुम्हारे पास ना दिल है ना अक्ल। अनिता ने एक कदम आगे बढ़कर ईवा के बालों को पकड़ लिया और उसकी कानों में चीखें देकर गालियां देने लगी। पास्ट लाइफ में अनिता ने ईवा को बहुत गालियां दी थी, लेकिन कभी ज्यादा नहीं मारा। इस जिंदगी में कल का घटना एक स्विच की तरह था जो अनिता के शरीर में एक्टिवेट हो गया। जब तक वह ईवा के रिएक्शन से खुश नहीं होती, वह उसे मारते रही। ईवा के कान दर्द से भर गए और आंखें लाल हो गईं। ईवा ने अनिता के दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उनके हाथों पर काट लिया। अनिता चीख उठी और ईवा के बालों को छोड़ दिया। बिना किसी और बात के ईवा घर से बाहर भाग गई। उसके पापा घर पर नहीं थे। ईवा इस घर में नहीं रुक सकती थी। इस जिंदगी में ईवा ने स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया और उसकी माँ उससे जी जान से नफरत करती थी। तू एक बेढलक है, ईवा ने घर से भागते समय सुना। उसके पीछे हवा थी और वह खरगोश की तरह भाग गई। किसी से टकराते ही उसने अपना चेहरा कस लिया। क्या उसने फिर से ईवा के कपड़ों पर खून देखा? क्या उसकी आंखें गलत देखी? आज उसकी माँ ने ईवा को नहीं मारा। ईवा कैसे फिर से नोज ब्लीडिंग हो सकती थी? ईवा, जो अपने सिर को नीचे की तरफ कर रही थी, किसी के कंधे से टकरा गई। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ गिरने लगा। जब उसने सोचा कि उसका बम जमीन पर लगेगा, उसकी कमर को एक ऐसा हाथ लगा जो कड़ा, जाना पहचाना और अजीब था, जो उसे उठाने के लिए मदद कर रहा था। फिर से चोट लगी है। सिद्धार्थ ने देखा कि ईवा का गला, जो एक सफेद हिरन की तरह सुंदर था, फिर से खून से ढक गया था। उसकी आवाज में गुस्सा था। ईवा ने हाथ बढ़ाकर अपने कान को छूने की कोशिश की। कुछ देर पहले जब उसकी मां ने उसे पकड़ रखा था तो उसे दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अब वह दर्द ज्यादा हो गया था। सिद्धार्थ ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। हाँ, मत हिला। सिद्धार्थ ने देखा और ईवा को अपनी तरफ से घुमाया। उसने सच में देखा कि ईवा के कान पर एक चोट लगी थी। ये किसने किया? क्या यहाँ किसी बच्चे पर टॉर्चर हो रहा है? ईवा का चेहरा उदास हो गया। मेरी माँ। सिद्धार्थ की भावनाएं हिल गईं। उसने सुना था कि अनिता आंटी अपनी बड़ी बेटी को पसंद करती है और छोटी बेटी को इतना नहीं। लेकिन यह और भी बुरा है। यह तो टॉर्चर है। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने मुझे स्कूल छोड़ने और काम करने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। जब ईवा ने ये कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। घर पर रहते हुए वह अपने आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही वह खुद को नहीं रोक पाए। शायद सिद्धार्थ की आवाज इतनी शांत थी और उसकी सुरक्षा महसूस करने से उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। ठीक है, अपने आंसू पोंछो। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलूंगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर ईवा के चेहरे पर से आंसू पोंछना चाहा, लेकिन वो पहले ही रुक गए। सिद्धार्थ ने ईवा को उस फैक्ट्री के एंट्री गेट पर ले जाकर रखा जहां संदीप काम करते थे। जो आंसू तुम अभी रोक रही थी, उन्हें बाद में बहा देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जोर से रोना। जो भी मामला है, तुम्हारे पापा वापस जाकर तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे। समझी? ईवा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ये देखकर कि ईवा ने उसकी बात समझ ली है, सिद्धार्थ ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह संदीप को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद संदीप बाहर आए। सिद्धार्थ द्वारा सिखाई गई बातों के अनुसार जैसे ही ईवा ने संदीप को देखा, वह रोने लगी। 2 जन्मों की भड़ास को समेटे हुए ईवा का रोना कितना बुरा हो सकता था। चनाइन ईवा का खून से लथपथ होना और सिद्धार्थ का उसकी मदद करना। सिद्धार्थ ने ईवा को उस फैक्ट्री के एंट्री गेट पर ले जाकर रखा जहां संदीप काम करते थे। जो आंसू तुम अभी रोक रही थी, उन्हें बाद में बहा देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जोर से रोना। जो भी मामला है, तुम्हारे पापा वापस जाकर तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे। समझी? ईवा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ये देखकर कि ईवा ने उसकी बात समझ ली है, सिद्धार्थ ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह संदीप को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद संदीप बाहर आए। सिद्धार्थ द्वारा सिखाई गई बातों के अनुसार जैसे ही ईवा ने संदीप को देखा, वह रोने लगी। 2 जन्मों की भड़ास को समेटे हुए ईवा का रोना कितना बुरा हो सकता था। छोटी बेटी का बुखार कल ही उतरा था। आज उसकी गर्दन पर खून देखकर संदीप का दिल दहल गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ, ईवा? मत रो, पापा को बताओ, ये खून कैसे लगा? ईवा कुछ नहीं बोली। वह इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी सिसकियों ने संदीप को बहुत बुरा महसूस कराया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स पहले से ही उन पर ध्यान दे रहे थे। ईवा की गर्दन पर खून सिर्फ संदीप का ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों का भी ध्यान खींच रहा था।
संदीप अंकल, बेहतर होगा कि आप ईवा हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराएं। सिद्धार्थ ने याद दिलाया कि भले ही अब घाव से खून नहीं बह रहा था, फिर भी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। संदीप ने कई बार सिर हिलाया। हाँ ईवा, मत रो, पापा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। इस वक्त संदीप को उस लड़के का ध्यान आया जो ईवा के साथ आया था। अपनी बेटी की हालत देखकर वह उसे पूरी तरह से भूल ही गए थे। बिल्कुल साफ था कि ईवा को यहां तक वही लड़का लाया था। संदीप उसे थैंक्स कहना चाहते थे, पर जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो चौंक गए। वो सिद्धार्थ था। संदीप उसे पहचानते थे। जो बात संदीप को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, वो थी सिद्धार्थ की फैमिली की रेपुटेशन। भले ही वे सभी एक ही मोहल्ले में रहते थे, संदीप ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फैमिली का सिद्धार्थ की फैमिली से कोई संबंध होगा। सिद्धार्थ, ईवा को यहां लाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। सिद्धार्थ उनसे छोटा था, फिर भी संदीप को उसे उसके नाम से बुलाने की आदत नहीं थी। कोई बात नहीं, सिद्धार्थ ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। संदीप अंकल, मैं अब चलता हूं। संदीप, बाकी सब अच्छे से संभाल लेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ गया, संदीप ने फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी ली और ईवा को हॉस्पिटल ले गए। फैक्ट्री में जल्दी ही ये बात फैल गई कि ईवा की गर्दन पर खून था, इसलिए संदीप के टीम लीडर को भी पता चल गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वह चोटिल हो गई है। उन्होंने संदीप को आराम से छुट्टी लेने की इजाजत दे दी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईवा को चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि संदीप की वाइफ अनीता थी। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर ने पेशेंट को तुरंत पहचान लिया जो कल ही आया था। सबसे अजीब बात यह थी कि हालात ठीक होने के बावजूद कुपोषण का केस था, तो बाप बेटी की जोड़ी ने डॉक्टर पर गहरी छाप छोड़ी थी। ये क्या है? जैसे ही उन्होंने ईवा की गर्दन पर खून देखा, डॉक्टर ने उसका कंधा पकड़ा और उसे साइड में घुमाया। जैसे ही उन्होंने उसके कान को छुआ, ईवा दर्द से चिल्ला उठी। कानों को इस तरह से काटने के लिए काफी ताकत लगती है। आप लोग सच में। कान के गहरे जख्म को देखकर डॉक्टर की आंखों में नाराजगी साफ थी। कल बुखार और कुपोषण था और आज ये खून बहता हुआ घाव। अब डॉक्टर को डाउट हो रहा था कि ये केवल बेटी की चोट का मामला नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि क्या वाकई ये उनकी सगी बेटी है। ईवा ने अपनी आंखें मली। डॉक्टर, मेरे पापा को दोष मत दो, उन्हें कुछ नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह डॉट। बेटा, इस तरह अंधभक्ति मत दिखाओ, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं पता। और तुम्हारी मम्मी का क्या? बच्चे को इस हद तक तंग होने देना। मत बताना कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने नोटिस किया कि कल से जब भी उसने मम्मी का जिक्र किया, इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर माजरा क्या था? संदीप इतना गुस्से में था कि उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में बंध गए। अगर छोटी बेटी को मोहल्ले के बच्चों ने तंग नहीं किया, तो इसका मतलब ये सिर्फ उसकी वाइफ हो सकती थी जिसने ऐसा किया था। नज ने तुरंत ईवा की देखभाल शुरू की। पहले उसने ईवा की गर्दन पर लगा खून साफ किया, फिर लाल रंग की दवा लगाकर पट्टी बांध दी। हालांकि जब नस पट्टी बांध रही थी, संदीप ने खासतौर पर कहा कि वो ईवा का पूरा कान कवर कर दे ताकि चोट ज्यादा गंभीर लगे। नज ने अजीब नजरों से संदीप की ओर देखा, लेकिन उसकी बात मान ली। मन ही मन उसे लगा कि पट्टी बर्बाद हो रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ईवा ने अपने भारी हो चुके कान को अजीब ढंग से छुआ। उसने सिर झुकाकर संदीप की ओर देखा। संदीप ने अपनी छोटी बेटी को देखा, जो इतनी साफ सुथरी दिख रही थी। उसकी काली और चमकीली आंखें काले मोतियों की तरह सुंदर लग रही थीं। उसका दिल पिघल गया। ईवा, मत डरो, पापा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। संदीप ने जब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो ईवा थोड़ी असहज महसूस करने लगी। अपने पास्ट लाइफ में उसकी अपने पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उसके पापा उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। ईवा जानती थी कि पापा का उसके लिए ऐसा बिहेवियर उनकी गलती नहीं थी। इन सब की जिम्मेदार वो खुद थी। हर बार जब उसकी मां ने उसे रिया के कारण परेशान किया, वो सोचती थी कि बस अगर वो फैमिली का ख्याल रखे और उसके मम्मी पापा के बीच झगड़ा ना हो, तो उसकी कुर्बानी वाजिब है। हर बार जब उसके पापा ने उसकी मदद की, वो अपनी मम्मी के पक्ष में खड़ी होकर माफी मांगती थी। इससे उसके पापा का चेहरा खराब होता और वो दिल टूट जाता। समय के साथ उसके पापा ने उसके बारे में चिंता करना ही छोड़ दिया। दुखी होने के साथ साथ वो इस बात पर भी नाराज थे कि उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। ये कहावत उसके पापा की फीलिंग को बिल्कुल सही तरीके से शो करती थी। ईवा ने पास जाकर संदीप के करीब झुककर खड़ी हो गई। इस लाइफ में वो अपने पापा को फिर से निराश और दुखी नहीं होने देगी। उसे पहले खुद को खड़ा होना होगा। जब ईवा घर से बाहर भागी और आधे दिन के लिए गायब हो गई, तो अनिता को शुरुआत में कोई परवाह नहीं थी।
उसने सोचा कि ईवा के पास कोई जगह नहीं होगी और वो बिना किसी शर्त के घर वापस आ जाएगी। वो फिर ईवा से अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहेगी। उसे विश्वास था कि ईवा फिर से मना नहीं कर पाएगी जब तक कि वो इस घर में कभी लौटने की इच्छा नहीं रखती। लेकिन 1-1.5 घंटे बीत गए और सूरज ढलने लगा। अब संदीप के काम से लौटने का समय हो गया था, लेकिन अनिता को अब भी ईवा का कोई पता नहीं चला। उसे चिंता होने लगी। ये दुष्ट लड़की, वो बहुत बिगड़ गई है। ये जंगली लड़की, आधा दिन बीत गया और वो अब तक वापस नहीं आई। जब वो आएगी तो मैं देखूंगी कि उसे कैसे संभालना है। मम्मी, क्या आपको नहीं लगता कुछ हो सकता है? रिया के चेहरे पर संदेह था। कल से ईवा अजीब व्यवहार कर रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि ईवा पहले जैसी नहीं रही। हालांकि यह सिर्फ बुखार था, लेकिन उसके बुखार में ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। अब उसे धोखा देना और मनाना इतना आसान नहीं था। क्या हो सकता है? जब वो वापस आएगी तो मैं उसे एक अच्छी सबक दूंगी। जब बड़ी बेटी ने नर्म रवैया अपनाया तो अनिता सीधी होकर बैठ गई, अपने रिया के लिए अपनी प्रोटेक्टिव फीलिंग दिखाते हुए। चेहरे पर बदलाव आते ही वे दोनों बाहर दौड़ पड़े। लेकिन जब दोनों ने देखा कि ईवा सच में संदीप की साइकिल पर वापस आए हैं, तो उनके चेहरे, खासकर अनिता के चेहरे का रंग तुरंत काला पड़ गया। अनिता कुछ कदम आगे बढ़ी और ईवा को साइकिल से खींचने की कोशिश की। इस समय जब ईवा ने अपनी तरफ मुड़ा और अपनी पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई कानों को दिखाया, जो अब सफेद, मोटे और बिना किसी मांस के दिखाई दे रहे थे, तो उसे अचानक गिल्ट महसूस हुआ। अनिता को याद आया कि जब ईवा बाहर भागी थी, उसने ईवा के कानों को पकड़ लिया था। उस समय ईवा बहुत दर्द में लग रही थी और उसने उसे काटकर पलटवार भी किया था। क्या ये सच में उसकी गुस्से में उस पकड़ से ईवा के कान टूट गए? उसने नहीं सोचा था कि उसने इतनी ताकत लगाई होगी। रिया भी चौंकी। उसने अनिता को पकड़ा। मम्मी, जब ईवा बाहर भागी थी, मैंने उसके कपड़ों पर खून देखा था। चटेन रिया का ईवा को ब्रेन वॉश करने का ट्राई करना। अनिता को याद आया कि जब ईवा बाहर भागी थी, उसने ईवा के कानों को पकड़ लिया था। उस समय ईवा बहुत दर्द में लग रही थी और उसने उसे काटकर पलटवार भी किया था। क्या ये सच में उसकी गुस्से में उस पकड़ से ईवा के कान टूट गए? उसने नहीं सोचा था कि उसने इतनी ताकत लगाई होगी। रिया भी चौंकी। उसने अनिता को पकड़ा। मम्मी, जब ईवा बाहर भागी थी, मैंने उसके कपड़ों पर खून देखा था। मम्मी ने ईवा को चोट पहुंचाई है। पापा जरूर नाराज होंगे। अगर मम्मी ने फिर से पापा से ईवा के लिए झगड़ा किया, तो क्या पापा मम्मी को माफ करेंगे? ईवा की चोट देखकर अनिता तुरंत चुप हो गई। दूसरी तरफ जब संदीप ने घूरा तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उसने अनिता को डराया और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। संदीप को एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था। वह आसानी से गुस्सा नहीं होता। लेकिन जब वह व्यक्ति जो गुस्सा नहीं होता, थोड़ी सी नाराजगी दिखाता है, तो वह और भी डरावना होता है। इसलिए जब संदीप ने गुस्से के पहले संकेत दिखाए, तो अनिता ने अपनी घमंड छिपा ली और खुद को संभालने की कोशिश की। संदीप ने साइकिल रोकी और अनिता से चौक में बहस नहीं की। तुम मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहते हुए वह अनिता की ओर बढ़ा और अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। अनिता ने अपनी सांस रोके रखी और उसके पीछे पीछे चली गई। रिया इतनी डर गई कि वह ईवा के पास दौड़कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ईवा, पापा का चेहरा ठीक नहीं है। वह क्यों ऐसे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह मम्मी से झगड़ा करेंगे? क्या हमें जाकर उन्हें सुलझाना चाहिए? ईवा ने रिया का हाथ खींच लिया। अगर तुम्हें सुलझाना है तो तुम जा सकती हो। मैं नहीं कर सकती। मुझे मार पड़ने का डर है। उस पल में ईवा का दिल पहले ही अनिता द्वारा तोड़ दिया गया था, उसकी अपनी मम्मी। अनिता के शब्दों ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया। इस लाइफ में रिबर्थ का टाइम भी बहुत कोइंसिडेंस से था। ये तब था जब उसने पता लगाया कि उसका बुखार जानबूझकर पैदा किया गया था। ईवा, क्या तुम नहीं चाहती कि पापा और मम्मी अच्छे से रहें? रिया ने बात शुरू की और जैसे पहले ईवा को लाड़ प्यार करने की कोशिश की। अगर कुछ थप्पड़ और थोड़ी तकलीफ से पापा और मम्मी के बीच की खटास मिटती है, तो मैं यह जरूर करने के लिए तैयार हूं। जब ईवा ने रिया के मुंह से ये शब्द सुने तो वह आग बबूला हो गई। पास्ट लाइफ में रिया की लगातार इस तरह की दिल को छूने वाली तरकीबों और ब्रेन वॉशिंग के चलते ईवा ओबीडियंट होकर चुप हो गई थी। रिया सिर्फ बातें करती थी और कोई काम नहीं करती थी। ईवा हमेशा अकेली होती थी बेकार के काम करने के लिए। ईवा ने मजाक में कहा, दीदी, तुमने तो ऐसा कहा है, तो जल्दी से जाओ और उन्हें समझाओ। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, भले ही तुम्हें पीटा जाए, यह मम्मी के लिए ही है।
जल्दी करो, जब तुम्हें पीट लिया जाएगा तो पापा और मम्मी अपने झगड़े सुलझा लेंगे। वैसे भी जो फिजिकल रूप से पीटेगा वह पापा नहीं होंगे, सिर्फ मम्मी ही अपनी फीलिंग को बाहर निकालने के लिए ऐसा करेगी। अपनी सबसे प्यारी बड़ी बेटी के सामने मम्मी निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। जब रिया ने देखा कि वह गुमसुम है और कोई हरकत नहीं कर रही है, ईवा ने उसे थोड़ा धक्का दिया। दीदी जल्दी जाओ, अगर बहुत देर हो गई तो पापा और मम्मी झगड़ा करने लगेंगे। रिया कुछ बोलने से पहले ही उसके शरीर ने ईमानदारी से रिएक्शन दिया। उसने घुमाया। वह कैसे इस कपल के कमरे में जाने को तैयार हो सकती थी। रिया ने शर्माते हुए कहा, पापा और मम्मी अभी बहस कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त अंदर गई तो उनके लिए निश्चित रूप से अजीब होगा। मैं तब तक रुकूंगी जब तक वे झगड़ा खत्म नहीं कर लेते और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वह सीधे अपने कमरे में भाग गई। ईवा ने मजाक उड़ाया, वह पहले से ही रिया के सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर के बारे में जानती थी। सिर्फ उसकी मम्मी ही रिया को एक खजाने की तरह मानती थी। उसे नहीं पता था कि संदीप ने अनिता से क्या कहा, क्योंकि उस नज़र में ईवा के लिए बहुत दुश्मनी थी, जैसे वह अपनी दुश्मन को देख रही हो। इसके अलावा इस दिन से अनिता ने ईवा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ईवा इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं थी। ईवा मुस्कुराए। उसे इस तरीके के मेंटली टॉर्चर का पता था। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ में जब भी उसने अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसकी माँ या तो बड़ा हंगामा करती या फिर इस तरीके का यूज करती। उस टाइम उसने इसे सही समझा। वह नाखुश थी क्योंकि उसे अक्सर लगता था कि उसकी माँ उसे नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए वह अपनी सारी तकलीफ अपने पास रखती और अपनी माँ को खुश करने के तरीके सोचती। इस लाइफ में जब उसकी माँ उसे नज़रअंदाज कर रही थी, उसे डांटने के लिए एक कम इंसान मिल गया। इससे भी बेहतर है। अपने कमरे में बैठकर ईवा सोच रही थी कि वह इस लाइफ को पूरी तरह से कैसे जी सकती है। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसे जूनियर हाई स्कूल में सीखी गई जानकारी का ज़्यादा कुछ याद नहीं था। हालांकि इस टाइम जो लोग वोकेशनल सेकेंडरी स्कूल, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे स्कूल गए थे, वे हाई स्कूल के लोगों से अधिक सक्सेसफुल थे। ईवा को पता था कि फ्यूचर में कॉलेज के स्टूडेंट की मांग होगी क्योंकि हाई एजुकेशन का डिप्लोमा इम्पोर्टेंट होता है। ईवा ने अपने पूरे रूम में तलाशी की। उसे एक भी होमवर्क नहीं मिला, न ही जूनियर हाई स्कूल की बुक्स। ऐसे में वह कैसे पढ़ाई का रिवीजन करेगी ताकि हाई स्कूल में आगे बढ़ सके। ईवा ने इसके बारे में सोचा और सीधे रिया के पास गई। दीदी, मेरी सेकेंडरी 1 और 2 की बुक्स कहाँ गईं? रिया, जो आइसक्रीम खा रही थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हारी बुक्स हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ईवा ने कुछ बार रिया के आइसक्रीम को घूरा। तो क्या तुम्हारी बुक्स अभी भी हैं? क्या तुम मुझे अपनी सेकेंडरी 3 की बुक्स उधार दे सकती हो? रिया को लगा कि ईवा लालची है और उसकी आइसक्रीम पर नजर गड़ा रही है। उसने अपनी आइसक्रीम को तेजी से खाया और दर्द से उसके दांतों में ठंड लग गई। उसने कहा, मैंने अपने एग्जाम पूरी कर ली है तो मम्मी ने मेरी बुक्स बेच दी। कुछ पैसे वापस मिलना भी अच्छा है। बिल्कुल, उस समय मम्मी ने ईवा की सेकेंडरी 1 और 2 की बुक्स भी बेधड़क बेच दी थी। मम्मी को ईवा को पढ़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन बुक्स को रखने का कोई मतलब नहीं समझा। रिया इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोली, लेकिन ईवा, जो अपनी लाइफ में दूसरी बार अनीता से मिली थी, उसकी माँ का बिहेवियर अच्छी तरह जानती थी। क्या मम्मी ने मेरी बुक्स भी बेच दी? ईवा ने पूछा। रिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे यह समझ नहीं आया कि वह बर्फ के कारण ठंडी हो गई है या ईवा के रिएक्शन से हैरान। मुझे कैसे पता? वैसे भी मेरी बुक्स तो चली गई हैं, उसने कहा। ईवा ने अपने होठों को भींचते हुए मजाक उड़ाया। उसे विश्वास नहीं था कि रिया इस मामले में कुछ नहीं जानती। तुम क्या करोगी? ये देखते हुए कि ईवा जा रही है, रिया ने जल्दी से उसे रोका। तुम्हारे कारण हमारे मम्मी पापा ने 3 दिन में 2 बार लड़ाई की है। क्या तुम उनके रिलेशन को और खराब नहीं कर सकती? साइड हो जाओ। ईवा ने रिया को धक्का देकर अपने कमरे में वापस चली गई। स्कूल शुरू होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और उसे न सिर्फ सेकेंडरी 3 की पढ़ाई करनी थी, बल्कि सेकेंडरी 1 और 2 को भी संभालना था। बिना बुक्स के ये सब करना पॉसिबल नहीं था। अगर वह दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकती तो उसे खुद पर भरोसा करना होगा। ईवा का कमरा बहुत छोटा था, इतना कि उसमें केवल एक बिस्तर ही आ सकता था। लेकिन ईवा ने अपने कमरे में एक छेद बना लिया था। 1990 और 2001 के घर 21वीं सदी के जैसे नहीं थे। ये सभी सीमेंट की जगह पर बने थे, जबकि ईवा का घर मिट्टी से बना था। आमतौर पर अनीता कभी भी ईवा को पैसे नहीं देती थी।
फेस्टिवल पर जो पैसे उसे दिया जाता था उसे हमेशा संदीप के पीछे से वापस ले लेती थी। संदीप के सामने ड्रामा करने के लिए अनीता जैसे लोग ईवा को अपने कटोरी से थोड़ी मिठाई दे सकते थे और फिर उससे उसे वापस रखने के लिए कह सकते थे। वह ईवा को पैसे देने के लिए कभी तैयार नहीं थी। अनीता नहीं, लेकिन संदीप कभी कभी थोड़े पैसे दे देते थे। ईवा उन्हें सेव करके रखती थी क्योंकि वह उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इस टाइम उसकी यह सेविंग बहुत काम आई। 11 ईवा का सबसे छिपकर बुक्स खरीदना। आज का टाइम पहले जैसा नहीं था जब लोग अक्सर 100 रुपये के बड़े नोट में पेमेंट करते थे। ईवा के हाथ में जो पैसे थे उसमें सबसे छोटा नोट सिर्फ 1 पैसे का था और सबसे बड़ा नोट सिर्फ 1 रुपये का। ईवा ने पैसे गिनते हुए देखा कि ये 10 रुपये से थोड़े ज्यादा थे। 80 के आखिर और 90 की शुरुआत में पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ये 10 रुपये आज के 100 रुपये से भी ज्यादा की कीमत रखते थे। अपनी पास्ट लाइफ में ईवा ने ये 10 रुपये रिया के लिए ब्लैक लेदर के वेस्टर्न स्टाइल शूज खरीदने में खर्च किए थे, जो एक ड्रेस के साथ मैच करते थे। रिया ने ये कपड़े पहनकर अपने नए हाई स्कूल में एंट्री की थी। लेकिन इस लाइफ में ईवा ने ठान लिया था कि वो रिया पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेगी। ईवा वो बड़ी रकम लेकर बाहर निकल गई, रिया उसे चाहकर भी रोक नहीं पाए। जब तक अनीता घर पहुंची, ईवा 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम से घर से जा चुकी थी। अनीता ने अपने हाथ पोंछते हुए पूछा, ईवा कहाँ है? रिया के फेस पर टेंशन थी। माँ, आज ईवा अपनी सेकेंडरी 1 और 2 की बुक्स ढूंढ रही थी। अनीता के पास जवाब नहीं था। ईवा को लग रहा है कि शायद तुमने उसकी बुक्स बेच दी हैं। जब वो अभी बाहर गई थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि ईवा पापा के पास गई होगी? ये बात रिया के लिए काफी टेंशन देने वाली थी। पहले ईवा कभी नहीं चाहती थी कि पापा और माँ उसकी वजह से झगड़ें। लेकिन अब वो छोटी छोटी बातों के लिए पापा के पास क्यों जा रही थी और उनका झगड़ा कराने की वजह बन रही थी। पिछली जिंदगी में मैंने उस पर कोई कर्ज लिया होगा, जो अब इस जिंदगी में चुकाना पड़ रहा है। अनीता ने गुस्से में अपना एप्रन उतारा और फर्श पर फेंक दिया। उसके लिए तुम्हारे पापा और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब खो दी। तुम्हारे पापा आर्मी में कमांडर थे और जल्दी ही बटालियन कमांडर बनने वाले थे। लेकिन सब उसी की वजह से अब तुम्हारे पापा के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने तुम्हारे पापा का करियर बर्बाद कर दिया और अब वो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद करना चाहती है। अनीता को दूसरी बेटी पैदा करने का बहुत अफसोस था। अगर उसने दूसरा बच्चा नहीं किया होता तो आज संदीप जरूर बटालियन कमांडर होता और वो बटालियन कमांडर की बीवी होती। उसकी गवर्नमेंट जॉब भी भले ही छोटी मोटी थी लेकिन आरामदायक थी। शायद अगर दूसरा बच्चा नहीं होता तो उनकी फैमिली दूसरों की नज़रों में इतना खास नहीं होता, लेकिन कम से कम वो अपने मोहल्ले में इज्जत से चल सकती। इस दूसरे बच्चे की वजह से ही उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहना गलत नहीं था कि उसने अपनी छोटी बेटी पर पिछली जिंदगी में कोई कर्ज लिया था। इतने सालों तक उसने छोटी बेटी की परवरिश की, लेकिन उस बेटी ने कोई सहारा नहीं दिया। वो बस फिजूल खर्ची करती रही और नई नई परेशानियां खड़ी करती रही, जिससे संदीप के साथ अनीता के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ती गईं। ऐसी बेटी को जन्म देने का पाप मैंने क्या किया था? रिया चुपचाप खड़ी होकर अनीता की ये बातें सुन रही थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रही थी। असल में रिया के दिल में भी ईवा के लिए वैसी ही नफरत थी जैसी अनीता की थी। लेकिन अनीता से अलग वो सिर्फ ईवा से ही नहीं, बल्कि अपने मम्मी पापा संदीप और अनीता से भी नफरत करती थी। आखिर दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी? क्या एक बेटी से ही वो खुश नहीं थे? अगर ईवा लड़का होती तो अनीता शायद उस पर सब कुछ न्योछावर कर देती, उसके लिए हर संभव चीज करती, सारे पैसे खर्च कर देती, चाहे इसके लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब ही क्यों न छोड़नी पड़ती। जब टाइम आया तो ईवा की जगह अनीता का गुस्सा उसकी बड़ी बेटी रिया पर उतरने लगा। रिया समझती थी कि ईवा के पैदा होने में कोई गलती नहीं थी, दिक्कत सिर्फ इस बात में थी कि ईवा एक बेटी थी, वो बेटा नहीं थी जिसके लिए उसके मम्मी पापा अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने को तैयार थे। सोच में डूबी रिया अपनी हथेली के एक पुराने निशान को कुरेदने लगी। वो सिर्फ 2 साल की थी जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। उसे बस अपनी माँ के पैर पकड़ने का मन था, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक तरफ धकेल दिया ताकि वो उसके पेट से टकरा न जाए। रिया गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था, घाव तो भर गया लेकिन निशान हमेशा के लिए रह गया। ईवा को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि रिया के मन में उसके लिए कितने कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग है। ईवा पैसे लेकर एक पुराने सामान की शॉप पर गई। बेटा, क्या तुम कुछ कबाड़ बेचने आए हो? शॉप के अंकल ने एक पुरानी नीली कैप पहनी हुई थी।
उनके चेहरे और हाथ साफ सुथरे थे और कपड़े भी ज्यादा गंदे नहीं लग रहे थे। ईवा ने सिर हिलाया। अंकल, मैं बेचने नहीं बल्कि कुछ खरीदने आई हूँ। अंकल को ये बात अजीब लगी। तुम्हें मेरी शॉप से क्या खरीदना है? क्या चाहिए तुम्हें? ईवा ने इधर उधर देखा और बोली, अंकल, आपके पास पुरानी बुक्स है क्या? मुझे सेकेंडरी 3 की बुक्स चाहिए। अंकल ने कुछ बार पलकें झपकाईं, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। अगर तुम्हें गंदगी से परहेज नहीं है तो जो बुक्स चाहिए ढूंढ लो। जो मिल जाए उस पर दाम तय कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू अंकल। शॉप की थोड़ी सी स्मेल और बिखराव ने ईवा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसने ध्यान से बुक्स ढूंढना शुरू किया। हर साल जूनियर हाई स्कूल के कई बच्चे पास हो जाते हैं और अनीता की तरह ही बहुत से लोग अपनी पुरानी बुक्स बेच देते हैं। ईवा को ज्यादा देर नहीं लगी, उसे जल्दी ही जूनियर हाई स्कूल की बुक्स मिल गईं। ईवा की किस्मत अच्छी थी। उसे न केवल जो किताबें चाहिए थी वो मिल गईं, बल्कि उन किताबों में हल भी साफ सुथरे तरीके से और डिटेल्स के साथ लिखे हुए थे। एक नज़र में ही ईवा समझ गई कि इन बुक्स का एक ही मालिक था। उसने उन सभी बुक्स को निकाल लिया जिनमें एक जैसी हैंडराइटिंग थी, साथ ही कुछ एक्सरसाइज बुक्स भी। चुन चुनकर ईवा ने मेन सब्जेक्ट के अलावा उसी मालिक की कुछ वर्क बुक्स भी ढूंढ लीं। पेपर की क्वालिटी देखकर ईवा ने अंदाजा लगाया कि ये वर्क बुक्स सस्ती नहीं होंगी और शायद फॉरेन से लाई गई हैं। अरे, तुमने तो पूरी ढेर लगाई है। अंकल पास आए और बुक्स का बड़ा सा ढेर देखकर बोले। उन्हें पता था कि ये सारी बुक्स ईवा को ही चाहिए थी। जी। ईवा के चेहरे पर पसीना था। उसने हाथ की उल्टी तरफ से उसे कैजुअली पोंछ लिया, जिससे उसके साफ सुथरे छोटे से चेहरे पर कुछ धूल की लकीरें रह गईं। उस मासूम और प्यारी सी बच्ची का चेहरा गंदा देखकर अंकल मुस्कुरा दिए। बुक्स तो बहुत सारी हैं, क्या इन्हें घर तक ले जा पाओगी? अंकल के इस सवाल ने ईवा को चुप करा दिया। बुक्स वाकई भारी थीं। वो उन्हें कई चक्कर लगाकर घर तक ले जा सकती थी, लेकिन घर में इन्हें कहाँ रखेगी? अगर उसकी माँ ने बुक्स देख ली तो जैसे ही वो घर पहुंचेगी, माँ इन्हें जरूर फेंक देंगी। इसके अलावा पापा को बताने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें काम पर जाना होता था और वो रोज घर पर नहीं रह सकते थे। जैसे ही वो काम पर जाते, उसकी मम्मी उससे ये बुक्स रखने नहीं देती। ईवा ने बड़ी मेहनत से ये बुक्स ढूंढी थी और ये मौका वो मिस नहीं करना चाहती थी। अब जो वो कर सकती थी वो ये था कि अंकल से थोड़ी मदद मांग ले। अंकल, मैं ये बुक्स खरीद रही हूँ। क्या आप इन्हें मेरे लिए थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं? मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अगर आपको चिंता है तो मैं पहले पेमेंट कर सकती हूँ। अंकल ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बुक्स रख दूंगा। इस लड़की के अलावा जो शॉप में बुक्स खरीदने आई थी, बाकी सब लोग यहाँ सामान बेचने ही आते थे। थैंक यू अंकल। ईवा ने मुस्कुराकर ग्रेटिट्यूड दिखाया और जल्दी से दौड़ पड़ी। उधर सिद्धार्थ के घर पर त्रिशा, जो अभी अभी उठी थी, एक कप में ब्रश करते हुए अपने दांत साफ कर रही थी। उसने देखा कि एक लड़की उनके दरवाजे के बाहर टहल रही थी, जैसे वो सोच रही हो कि अंदर जाए या नहीं। त्रिशा ने मुंह से टूथपेस्ट का झाग थूक कर कुल्ला किया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की कौन है। 12 ईवा और त्रिशा की मुलाकात और सिद्धार्थ हेल्प ईवा। उधर सिद्धार्थ के घर पर त्रिशा, जो अभी अभी उठी थी, एक कप में ब्रश करते हुए अपने दांत साफ कर रही थी। उसने देखा कि एक लड़की उनके दरवाजे के बाहर टहल रही थी, जैसे वो सोच रही हो कि अंदर जाए या नहीं। त्रिशा ने मुंह से टूथपेस्ट का झाग थूक कर कुल्ला किया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की कौन है। त्रिशा ने पानी से भीगा हुआ चेहरा लेकर स्टडी रूम में एंट्री की, जहां सिद्धार्थ अपनी बुक पढ़ रहा था। उसने सीधे पूछा, बाहर एक लड़की खड़ी है, जाकर देखो, क्या तुम उसे जानते हो? मुझे तो नहीं लगता। सिद्धार्थ, जिसे न लड़कियों में इंटरेस्ट था न लड़कों में, ने बुक से नजर उठाए। पिछली बार त्रिशा को ऐसा लगा था कि शायद उसका भाई थोड़ा बदल गया है, लेकिन अब तक उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने चुपचाप अपनी बुक्स बंद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। त्रिशा को शौक लगा। क्या सच में वो लड़की उसके भाई से मिलने आई है? उसने सोचा। वो खिड़की से झांककर देखना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ, जो उसे बहुत अच्छे से जानता था, बाहर जाते ही जोर से दरवाजा बंद कर गया। त्रिशा एक झलक तक नहीं देख पाए और गुस्से में पैर पटकने लगी। बाहर खड़ी लड़की ईवा थी। सिद्धार्थ ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा धूल से गंदा था, लेकिन कोई चोट या खून नहीं था। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। ईवा हल्का सा मुस्कुराए। उसके पास सिद्धार्थ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था जिससे वो मदद मांग सके। सिद्धार्थ जी, क्या आपके पास कोई जगह है जहां मैं अपना सामान रख सकूं? लेकिन मुझे कभी कभी उसे इस्तेमाल करने आना पड़ेगा।
कौन सा सामान? सिद्धार्थ ने सीरियसली पूछा। बुक्स, ईवा ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, क्या तुम्हारी मम्मी फिर से परेशान कर रही हैं? उसे याद आया कि कल ईवा ने बताया था कि उसकी मम्मी उसे पढ़ाई नहीं करने देना चाहती। क्या उन्होंने तुम्हारी बुक्स बेचने की कोशिश की? ईवा ने उदासी भरे लहजे में कहा, मैंने सेकेंडरी की कुछ पढ़ाई भूलनी शुरू कर दी है। अगले साल मेरे मिडिल स्कूल एग्जाम्स हैं। मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो, सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने पहले ही वादा किया था कि अगर ईवा को कभी मदद की जरूरत हो तो वो उसे जरूर बताए। सिद्धार्थ की चौड़ी और भरोसेमंद पीठ को देखते हुए ईवा को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसे अच्छा लगा कि सिद्धार्थ जी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। सिद्धार्थ जी भले ही ऊपर से कोल्ड और सीरियस लगते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत काइंड हार्टेड इंसान थे। सिद्धार्थ ने ईवा को बैकयार्ड में एक जगह दिखाई। वहां एक छोटी सी कॉटेज थी जो पहले ग्रोसरीज रखने के लिए यूज होती थी। पिछले साल से वो खाली पड़ी थी। सिद्धार्थ ने उसे 2 कीज दी। ये कॉटेज की कीज है और ये दूसरी घर के बैक डोर की। इन्हें संभाल कर रखना, खोना मत। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी बड़ी मदद की उम्मीद उसे नहीं थी। उसे यकीन था कि सिद्धार्थ अच्छे इंसान है, लेकिन इतनी आसानी से घर के दरवाजे की कीज देना। याद कर लिया? सिद्धार्थ ने सीरियस आवाज में पूछा। हाँ, ईवा ने तुरंत सिर हिलाया। लेकिन क्या ये सही है? ठीक है, बस अपनी बुक्स लेकर आओ, सिद्धार्थ ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। अच्छा, ठीक है। बुक्स की बात सुनते ही ईवा इतनी तेज दौड़ी जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। जैसे ही ईवा चली गई, सिद्धार्थ घर के अंदर गया और स्टोर रूम के लिए एक नया बल्ब लेकर आया। स्टोर रूम का बल्ब पिछले 6 महीने से खराब था, लेकिन क्योंकि वहां कोई सामान नहीं रखा जाता था, किसी ने उसे बदलने की परवाह नहीं की। बल्ब बदलने के बाद सिद्धार्थ ने स्टडी रूम से अपनी डेस्क और चेयर उठाए और उसे स्टोर रूम में रख दिया। अरे, ये सब यहाँ क्यों रख रहे हो? त्रिशा ने क्यूरियस होकर पूछा जब उसने सिद्धार्थ को डेस्क और चेयर स्टोर रूम में ले जाते देखा। यहाँ क्या चल रहा है? डेस्क और चेयर यहाँ क्यों लाए? और तुमने बल्ब भी बदल दिया। त्रिशा ने लाइट का स्विच ऑन किया। जो स्टोर रूम पहले अंधेरा और डरावना लगता था, वो अब तेज रोशनी से चमक उठा। ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैंने संदीप अंकल की छोटी बेटी को दी है, सिद्धार्थ ने पहले ही त्रिशा को बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। संदीप अंकल की छोटी बेटी? क्या तुम ईवा की बात कर रहे हो? त्रिशा ने पूछा। अभी जो लड़की आई थी, वो ईवा थी। वो तो काफी प्यारी लग रही थी। ईवा? सिद्धार्थ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। बाजीराव मूवी में जैसे दीपिका, प्रियंका का जिक्र होता कि मूवी में कौन ज्यादा अच्छी लगी, वैसे ही हमारे ग्रुप में दोनों बहनों का मजाक चलता रहता है, त्रिशा ने हंसते हुए कहा। भाई, हमारे ग्रुप की इन दोनों बहनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, बड़ी बहन या छोटी बहन? सिद्धार्थ ने त्रिशा को ठंडी नजरों से देखा। त्रिशा तुरंत चुप हो गई और ऑकवर्डली मुस्कुरा दी। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। छोटे भाई को तो मजाक भी समझ नहीं आता। सिद्धार्थ जी, ईवा ने दौड़ते हुए कहा, हाथों में बुक्स का ढेर लिए। वो एक लोकल बुक शॉप से किताबें लेकर आई थी। उसने एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की को देखा जो थोड़ी सेल्फ इम्पोर्टेंट लग रही थी। सिद्धार्थ जी, ये आपकी बड़ी बहन है। ईवा ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सिद्धार्थ की फैमिली के किसी और मेंबर से मिल जाएगी। वो थोड़ी नर्वस हो गई और त्रिशा को फनी तरीके से ग्रीट किया। त्रिशा को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। किसी ने पहले भी उसे बड़ी बहन कहा था, लेकिन इस तरह नहीं। तुम मुझे त्रिशा दीदी बुला सकती हो। त्रिशा दीदी, सिर्फ इतनी ही बुक्स हैं? सिद्धार्थ ने ईवा के हाथों से बुक्स लेते हुए पूछा और उन्हें साइड में रख दिया। नहीं, अभी और भी हैं। मुझे कुछ और चक्कर लगाने होंगे। तुम जाओ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है। ईवा अपनी 2 बड़ी परेशानियों का हल मिलने पर इतनी खुश थी कि जब सिद्धार्थ ने और बुक्स लाने को कहा तो वो खुशी खुशी दौड़ गई। उसने त्रिशा से बात करने का भी टाइम नहीं लिया। त्रिशा ने हैरानी से पलकें झपकाईं। वो शॉक थी कि उसे इस तरह इग्नोर किया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब कोई उन्हें इस हद तक इग्नोर करेगा। अपने ठंडे भाई की कंपैरिजन में ज्यादातर लोग त्रिशा के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। त्रिशा ने अपना नाक अजीब तरीके से छुआ और ईवा की बुक्स देखी। जैसे ही उसने बुक्स पर लिखा नाम देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। अब वह थोड़ी सिद्धार्थ जैसी लग रही थी, खासकर उसकी आंखें जो तेज धार की तरह लग रही थीं। सिद्धार्थ, ये क्या चल रहा है? क्या ईवा का समर राठौर से कोई रिलेशन है? राठौर परिवार का सिंह परिवार से कभी अच्छा रिलेशन नहीं रहा।
क्या ईवा के बारे में कुछ गलत बात थी? समर राठौर, जो सिद्धार्थ से 2 साल छोटा था, उतना ही फेमस था जितना सिद्धार्थ। सिद्धार्थ हर काम में माहिर था, जबकि समर को आर्मी में अपनी इंटेलिजेंस और टफ नेचर के लिए जाना जाता था। अगर ईवा को राठौर परिवार ने सिद्धार्थ के पास भेजा है, तो वह कभी भी अपने काम को पूरा करने से नहीं रुकेगी। टेंशन मत लो, ईवा का समर से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ ने शांति से और साफ तौर पर जवाब दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी और साफ थी। अच्छा। त्रिशा के फेस पर उतनी स्माइल नहीं थी। वह काफी सीरियस नजर आ रही थी। सिद्धार्थ, तुमने बहुत अच्छा किया है और मुझे खुशी है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगे हो, लेकिन सिंह फैमिली की रेपुटेशन को खतरे में मत डालो। मैं तुम्हें हमारी फैमिली को इस तरह से खतरे में नहीं डालने दूंगी। अगर समर का कोई लेना देना नहीं है, तो वह उन्हें छोड़ने की बजाय उन्हें और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिद्धार्थ ने अपने लिप्स पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बुक समर ने ही फेंकी थी क्या? त्रिशा ने अपनी आईब्रो चढ़ाई और उसके फेस पर विश्वास न होने की फीलिंग क्लियर शो हो रही थी। क्या तुमने ईवा से आ रही स्मेल को नोटिस किया? सिद्धार्थ ने कहा। यह हल्की थी, पर उसने पहचान लिया। स्मेल? त्रिशा ने थोड़े कंफ्यूज होकर पूछा। 13 ईवा की स्टडी को लेकर अनीता और संदीप की बहस। शुरुआती ठंडियों का टाइम था और वेदर हल्के ठंडे होने की बजाय अभी भी काफी गर्म था। सब लोग पसीने से तरबतर थे और उसकी स्मेल और इरिटेशन उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। सिद्धार्थ एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ त्रिशा से बोला, तुम्हारे बिना लाइफ बोरिंग हो जाती। लेकिन सीरियसली, तुमने उस यंग गर्ल को सीधा बोल दिया कि उससे स्मेल आ रही है। तुम्हें डिप्लोमेसी कब सीखनी है? त्रिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ में एक पेन थाम लिया और सिद्धार्थ की तरफ घूरती हुई बोली, तुमसे अच्छा तो एनिमी होता है। सिद्धार्थ, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बातें जख्म करने वाली होती हैं। सिद्धार्थ ने बिना किसी रिग्रेट के बोला, तुम आर्मी में कैसे सेलेक्ट हो गई थी, ये तो मेरे लिए अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। मसल्स तो ठीक हैं, लेकिन दिमाग का यूज करना कब सीखोगी? त्रिशा ने जुबान चलाने के बजाय अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबा लिया। उसने अपनी आंखों के सामने ईवा को देखा, जो एक कोने में खड़ी थी और एक पुरानी बुक्स की ढेर के साथ साफ तौर से अनकंफर्टेबल लग रही थी। सिद्धार्थ ने ईवा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है ये बुक्स कबाड़ शॉप से खरीदी होंगी। स्मेल से तो वही लग रहा है। त्रिशा ने पहले ईवा को और फिर बुक्स को ध्यान से देखा। सच में, बुक्स में से एक पुरानी सी बासी स्मेल आ रही थी। त्रिशा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ईवा, तुम्हें सीरियसली पुरानी बुक्स खरीदने की जरूरत थी? ईवा ने शर्माकर बोला, मुझे अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए थे, इसलिए कबाड़ शॉप का ऑप्शन लिया। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो तो मैं। तभी ईवा की नज़र स्टोररूम के एक नए स्टडी डेस्क पर गई। डेस्क दिखने में काफी नया और क्लासी था और उसके बल्ब का लाइट एक वार्म और इनवाइटिंग फीलिंग दे रहा था। सिद्धार्थ ने कैजुअली बोला, वैसे ये डेस्क त्रिशा का है, लेकिन ये घर पे सिर्फ नाम के लिए रहती है। सोचा, तुम्हारे काम आ जाएगा। ईवा ने एक मोमेंट के लिए शॉक और ग्रैटिट्यूड के मिक्स्ड इमोशंस के साथ त्रिशा की तरफ देखा। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, थैंक यू सिस्टर त्रिशा, मुझे अब एक प्रॉपर जगह मिल गई है अपनी बुक्स और स्टडी के लिए। त्रिशा ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी सिद्धार्थ के सार्काज़म को टैकल करना तुम्हारे लिए एक नया मिशन जैसा होगा। यह स्टोररूम ईवा के घर के लर्निंग एनवायरनमेंट से काफी बेहतर था। ईवा चुपके से अपनी आंखें रगड़ रही थी। लगता है आसमान उसके साथ बहुत मेहरबान है। उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला था और वो 2 काइंड हार्टेड लोगों से मिलने के लिए किस्मत से लकी थी। त्रिशा ने अपनी भौहें ऊंचाई और अपने होंठ ओ शेप में कर लिए। उसने सिद्धार्थ को एक ऐसे नजर से देखा जैसे कह रही हो, यह क्या हो रहा है? क्या ईवा सच में इतनी इमोशनल हो गई थी? सब किताबें ले आए हो? सिद्धार्थ ने त्रिशा के देखने का जवाब नहीं दिया। उसने बस उन किताबों को देखा जो ईवा ले आई थी और समझा कि वो सीरीज में थी, सेकेंडरी 1 से लेकर सेकेंडरी 3 तक। हाँ, सब कुछ ले आई हूँ, ईवा ने कहा, थोड़ा बेचैन होकर। उसने 15 साल तक पैसे जमा किए थे और अब इन किताबों के लिए उसे 3 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे। ईवा सोच रही थी, उसके पापा संदीप ने अपनी पुरानी किताबें कितने पैसे में बेची होंगी। क्या उनका दाम 3 रुपए से भी कम था? ठीक है, अब मैं ये जगह तुम्हें दे देता हूँ, सिद्धार्थ ने त्रिशा को खींचते हुए, जो अभी भी वहां से जाना नहीं चाहती थी, ले चलने लगा। तुम्हारे साथ क्या हो गया है? त्रिशा ने सिद्धार्थ के हाथ पे थोड़ा मारते हुए गुस्सा दिखाया, तुम उस लड़की के लिए इतने अच्छे हो, अपना स्टडी डेस्क उसे दे रहे हो और मुझे क्रेडिट लेने दे रहे हो।
मैं तुम्हारी खून की बहन हूं, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो? वैसे ईवा को क्या हो गया था? उसे कबाड़ शॉप से किताबें क्यों खरीदनी पड़ी? तुम्हें क्या लगता है किस लिए? सिद्धार्थ ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम खुद ही जवाब जानती हो। त्रिशा ने अपने मुंह का कोना खींचकर कहा, छोटी सी बात है, तुम अपनी बहन के साथ ऐसे बात कर रहे हो। सिद्धार्थ ने त्रिशा को आंखें मारे बिना जवाब नहीं दिया। ऐसी बेकार बहन के साथ जो हमेशा उसे फंसाने की कोशिश करती थी, अगर सिद्धार्थ का ध्यान ना होता तो उसका काम हो चुका होता। त्रिशा ने ईवा को देखा, जो पहले ही स्टोर रूम में पढ़ाई कर रही थी। फिर वो सिद्धार्थ के साथ चलती हुई ईवा के मामले पर और ज्यादा बातें करना बंद कर दिया। ईवा को परेशान करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह चुपचाप स्टोर रूम में बैठी थी, अपनी बुक्स पढ़ रही थी। चुपचाप होने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पा रही थी। ईवा काफी मैथ के कॉन्सेप्ट्स को भूल गई थी, लेकिन क्योंकि वह पहले पढ़ चुकी थी, थोड़ा रिवाइज करते ही वह जल्दी समझ गई। थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वह पुरानी चीजें याद आने लगीं। मैथ पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं थी, समझने में आसान था, लेकिन जो चीजें याद करनी थी उन्हें पूरा दोबारा से याद करना पड़ा। दिन का पता ही नहीं चला। ईवा पूरा दिन पढ़ाई में बिजी रही। जब शाम हुई तो संदीप काम से घर वापस आए। पहली चीज जो उन्होंने की वह थी अपनी छोटी बेटी को बुलाना। अनिता को संदीप की आवाज सुनकर थोड़ा सुकून मिला। लगता था कि ईवा को संदीप के पास नहीं जाना। वह बड़ी लड़की है, लेकिन थोड़ी समझदार भी है। ज्यादा मत चिल्लाओ। ईवा बाहर गई थी खेलने, वह घर पर नहीं है। अनिता ने संदीप से कहा, वह लड़की है, लेकिन किस तरह का शौक रखती है। लड़कों से भी ज्यादा खेलती है, कूदती है, हर दिन बाहर ही रहती है। अगर यह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वह सेकेंडरी 3 तक पढ़ाई कर पाएगी। क्या उसने सच में सोचा था कि अपने छोटे छोटे तरीके से 3 साल की स्कूल लाइफ आसानी से निकाल लेगी? संदीप ने पहले जवाब नहीं दिया। पानी पिया और पसीने से अपना चेहरा साफ किया, फिर अनिता की तरफ देखते हुए बोला, मैंने अपना फैसला ले लिया है। अगर ईवा पढ़ाई जारी रखना चाहती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे जो हो। अनिता ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मदद? क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या तुम नहीं जानते कि हमें पैसे की जरूरत है? संदीप का पेशेंस थोड़ा कम हो गया था। पैसे? क्या मुझे पैसे नहीं हैं? मेरी सैलरी इतनी है कि मैं ईवा की स्कूल फीस दे सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनिता गुस्से में थी, तुम्हें हमारी सिचुएशन समझ भी आती है। रिया अब हाई स्कूल में है, खर्च बढ़ गया है। घर का खर्च भी ज्यादा है। हर चीज के लिए पैसे चाहिए। अगर ईवा काम करती तो थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम होता, घर के खर्च कम होते, ये काफी अच्छा होता। संदीप ने सोचा और जवाब दिया, रिया के हाई स्कूल में होने के बाद भी मैं अपनी सैलरी से घर के खर्च मैनेज कर सकता हूँ। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास 5,000 रुपए के आसपास की सेविंग्स हैं। इतना काफी है इमरजेंसी के लिए। फिक्र करने की बात नहीं है। अनिता चुप हो गई, वह गुस्से में तो थी लेकिन और कुछ कह नहीं सकती थी। संदीप का शांति से जवाब देना उसका हमेशा का तरीका था। अनिता ने अपने आसपास देखा, उन्होंने जो सेविंग्स की थी वह ज्यादा नहीं थी, पर अभी के लिए उतनी काफी थी। अनीता ने संदीप के चेहरे का ध्यान नहीं दिया, वह अपनी सोच में खो गए थे, ये सोचते हुए कि क्या उसे ज्यादा पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। उसे कभी यह नहीं पता चलेगा कि वह 5,000 से ज्यादा की मेहनत से जमा की गई बचत, जिसे उसने कई सालों की मेहनत से कमाया था, असल में अनीता ने अपनी बड़ी बेटी रिया को हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए रिश्वत के रूप में यूज कर ली थी। अनीता का ईवा से काम करवाने की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि वह ईवा का खर्चा नहीं उठाना चाहती थी, एक और वजह थी कि उनके पास कोई भी बचत नहीं थी। अनीता घबराहट में अपने पैर पटक रही थी। एक बार गुस्से में आ जाने के बाद कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। खुशकिस्मती से संदीप ने कहा था कि जब तक वह बदतमीज लड़की स्कूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाती, वह उसे जबरदस्ती नहीं करेगा। तो अब उसे उस बदतमीज लड़की को समझाना था। अनीता ने कुछ पल सोचा, ईवा को स्कूल जाने से रोकना तो आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होगा ईवा को खुद से स्कूल छोड़ने के लिए राजी करना। उसे यह नहीं पता था कि वह बदतमीज लड़की पिछले 2 दिनों से क्या कर रही थी। वह पहले जैसी आज्ञाकारी नहीं रही, अब तो वह उसे और रिया को भी नजरअंदाज करने लगी थी। रिया का क्या? छोटी बेटी घर पर नहीं थी, बड़ी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अनीता ने खुशी से अपनी थोड़ी ऊपर की। रिया ने कहा कि वह कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। उसने मिडिल स्कूल की एग्जाम में अच्छा नहीं किया और अब वह नॉलेज के पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करना चाहती है। उम्मीद है कि जब वह हाई स्कूल में एडमिशन लेगी तो पढ़ाई में पिछड़ नहीं पाएगी।
ठीक है। संदीप को खुशी हुई कि उसकी बेटी पढ़ाई में मेहनत कर रही है और एक्सेलेंस की ओर बढ़ना चाहती है। उसके लिए ढेर सारा अच्छा खाना बनाना और मेरी पीठ पीछे ईवा को परेशान करने का सोचना भी मत। च 14 रिया पकड़ी गई। संदीप को खुशी हुई कि उसकी बेटी पढ़ाई में मेहनत कर रही है और एक्सेलेंस की ओर बढ़ना चाहती है। उसके लिए ढेर सारा अच्छा खाना बनाना और मेरी पीठ पीछे ईवा को परेशान करने का सोचना भी मत। संदीप गुस्से से भरे हुए थे। उनकी वाइफ अनीता अपनी छोटी बेटी ईवा को चम्मच से खाना दे रही थी, लेकिन उससे मीट वापस रखने को कह रही थी। संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि अनीता ऐसा क्यों कर रही थी। अनीता अपने दांतों को दाब कर रही थी। संदीप के कहने पर कोई जवाब नहीं दिया। अनीता को आज भी याद था वो दिन जब उनका झगड़ा हुआ था। संदीप ने दरवाजा बंद करके उसे ऐसे देखा था जैसे वो उसे निगल जाना चाहता हो। संदीप का गुस्सा अभी भी था। अनीता को कोई भी ऐसी बात नहीं करनी थी जो उसे नाराज करे। पापा, ईवा ने कहा जैसे ही वो घर आई, उसे लगा कि संदीप घर आ चुके हैं। संदीप मुस्कुराए। ईवा वापस आ गई। कहाँ गई थी खेलने? अभी भी गर्मी है। तुम अभी ठीक से बीमारी से बाहर निकली हो, ध्यान रखना, धूप में मत जाना, समझ गई? ईवा ने मुंह मोड़कर अनीता को देखा। उसे पूरी तरह से लग गया था कि मां ने ही उसके बारे में संदीप को कुछ गलत बताया होगा, जैसे कि वो बाहर मजे करने गई थी। अनीता ने ईवा को गुस्से भरी नजरों से देखा, जैसे उसे संभलने की धमकी दे रही हो। अनीता संदीप के पीछे खड़ी थी, इसलिए संदीप ने नहीं देखा कि वो अपनी छोटी बेटी को कैसे देख रही थी। संदीप ने ईवा के सिर पर हाथ रखा। उसका बुखार अब ठीक हो गया था और कहा, ईवा, तुम्हारे रिजल्ट और फाउंडेशन तुम्हारी बहन से बेहतर हैं। स्कूल 2 दिन बाद खुल रहा है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो घर पर रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जैसे तुम्हारी बहन करती है। ईवा मुस्कुराई। पापा, मम्मी ने हमारे सभी जूनियर हाई स्कूल की टेक्स्ट बुक्स बेच दिए हैं। मैं रिवीजन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। मिडिल स्कूल के एग्जाम्स में सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 के टॉपिक्स होंगे। अब मैं परेशान हूँ और नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या करूँ। और मेरी बड़ी बहन को भी अपने टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं वो अपने कमरे में क्या पढ़ रही है। बुक्स बेचा? संदीप हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने अनीता से कहा, तुमने ईवा के सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 के टेक्स्ट बुक्स कहाँ रखे हैं? ईवा अपनी किताबें अच्छे से संभालती थी। ईवा को लगता है तुमने उन्हें बेच दिया है। जल्दी से उन्हें निकालो अब। संदीप को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ इतनी क्रूएल हो सकती है। वह नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और छोटी बेटी के रिश्ते में खटास आ जाए। बड़ी बेटी का मिडिल स्कूल का एग्जाम हो चुका था। उसकी वाइफ ने बुक्स रख दी थी और जोर देकर कहा था कि छोटी बेटी, जो अभी सेकेंडरी 2 में है, बड़ी बेटी के साथ सेकेंडरी 1 और 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करेगी। लेकिन जब छोटी बेटी को एग्जाम देने थे तो उसकी वाइफ ने बुक्स बेच दी थी। यह क्या था? अनीता का चेहरा लाल हो गया। अगर बूढ़ा आदमी नहीं होता तो वह अपनी छोटी बेटी को जरूर पीट देती, जो हमेशा उसके खिलाफ जाती थी। तुम किसका इंतजार कर रही हो? ईवा की बुक्स अभी उसे लौटा दो। बुक्स लौटानी है? क्या लौटानी है? मैंने ही उसकी स्कूल फीस दी थी। क्या घर में जो भी सामान है वो ईवा का है? संदीप ने गहरी सांस ली। तुमने स्कूल की फीस दी थी, लेकिन क्या तुमने वह पैसे कमाए थे? ये सब बकवास बंद करो। बुक्स कहाँ हैं? बहुत अच्छा, मैं घर बैठकर तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ, दिन रात काम करती हूँ। अब तुम ये कह रहे हो कि सारा पैसा तुम्हारा है और मुझे कोई अधिकार नहीं है? बूढ़े आदमी, तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम्हारी तमीज कहाँ है? इस परिवार के लिए जितनी मेहनत मैंने की, क्या वह कोई योगदान नहीं माना जाएगा? अनीता रो पड़ी। सिर्फ बात को घुमाने की कोशिश मत करो। ईवा की बुक्स कहाँ हैं? संदीप की आवाज सुनकर अनीता चुप हो गई, लेकिन वह गुस्से में बड़बड़ाई, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। रिया के ग्रेजुएट होने के बाद बुक्स को रखना बेकार था, तो मैंने उन्हें बेच दिया। लेकिन ईवा की बुक्स गलती से बिक गईं। गलती से? संदीप को अनीता का झूठ सुनकर हंसी आ गई। क्या तुम्हें सच में ये याद नहीं आया, या फिर यह सब तुम्हारा प्लान था ताकि ईवा अपनी पढ़ाई जारी न रख सके? इन घटनाओं से किसी को भी यह समझने में देर नहीं लगी कि अनीता ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं। अगर संदीप यह नहीं समझ सका तो वह सालों तक आर्मी में क्यों था? अब समझ में आता था कि अनीता ने ईवा के बुखार का इलाज क्यों नहीं कराने पर जोर दिया था और ईवा की दवा तक फेंक दी थी। अनीता ने तो ये सोच लिया था कि ईवा इतनी बीमार हो जाए कि वह स्कूल में एडमिशन न ले सके। अनीता ने ये सोच रखा था कि ईवा को स्कूल में एडमिशन न लेने देना है, और यह कोई नया विचार नहीं था। ये तो वह बहुत समय से सोच रही थी,
और यह अचानक उसका ख्याल नहीं आया था। ये सोचकर कि जब ईवा ने पहली बार उसे बताया था कि अनीता चाहती है कि वह स्कूल छोड़ दे, तो संदीप ने सोचा था कि ईवा ने कुछ गलत समझा है। तो आखिरकार उसकी बेटी ने अनीता की सोच को सही से समझ लिया था। अब जब सब कुछ सामने आ गया था तो अनीता ने अपनी सफाई देने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह गलत थी। क्या वह हमेशा अच्छे अंक नहीं लाती थी? क्या तुम ये कह रहे हो कि वह सिर्फ इसलिए मिडिल स्कूल का एग्जाम ठीक से नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 की बुक्स नहीं थी? ईवा, तुमने सुना, तुम्हारी मम्मी ने यह मंजूर कर लिया है कि तुम सेकेंडरी 3 जारी रख सकोगी। संदीप ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसने ईवा के सिर पर हाथ फेरते हुए अनीता के शब्दों पर तंज कसा। चिंता मत करो ईवा, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं भी चाहें तो भी मैं ही घर का कमाने वाला हूँ। मैं पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई जारी रखवाऊंगा। धन्यवाद पापा। धन्यवाद मम्मी, ईवा ने जोर से कहा। किसी भी हाल में उसे पढ़ाई जारी रखने का मौका मिल गया था। अब उसे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं थी। अनीता को गुस्से में देख ईवा ने एक शरारती सोच के साथ खुशी से चिल्ला दिया, पापा, मम्मी ने तो सारी बुक्स बेच दी, तो रिया दीदी अपने कमरे में क्या पढ़ रही है? क्या रिया इतनी मशगूल थी? उसके पापा और मम्मी में इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी, फिर भी वह अपनी जिम्मेदार बेटी बनकर कहीं नहीं दिखी। संदीप ने अनीता की तरफ देखा, जो अकड़ कर खड़ी हो गई थी, और उसने कहा, रिया ने मुझे बताया था कि वह कुछ किताबें पढ़ना चाहती है, मुझे तो पता नहीं कि वह क्या पढ़ रही है। अनीता ने कभी अपनी प्यारी बड़ी बेटी के शब्दों पर शक नहीं किया। मम्मी, तुम हमेशा पैसे की बातें करती हो, ये कहकर शिकायत करती हो कि खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। तुमने बहन के लिए पहले से हाई स्कूल की किताबें खरीदी थीं, क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं थी? मैंने नहीं खरीदी, अनीता ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने सारी बचत रिया को अच्छे हाई स्कूल में डालने के लिए खर्च कर दी थी। तो फिर उसे हाई स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिल सकते थे? अनीता का इनकार सुनकर वे हैरान हो गए। घबराई हुई अनीता रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया और बोली, रिया, मम्मी आ रही हैं। दरवाजे पर नॉक के बाद अनीता बिना रिया के जवाब का इंतजार किए दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अनीता रिया के कमरे में घुसी और देखा कि उसकी बड़ी बेटी रिया के चेहरे पर आंसू थे और उसकी आंखों में उदासी थी। अनीता का दिल एक धक्के से धड़क उठा। उसकी बड़ी बेटी जरूर ओल्ड संदीप से हुई लड़ाई को लेकर दुखी थी। अनीता का दिल पिघल गया। उसकी बड़ी बेटी कितनी प्यारी है, उसे और भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए रास्ते खोलने पर सोचना चाहिए। हाँ, ईवा, जो उनके पीछे आई थी, हंसी और बोली, दीदी, तो तुम एक नोवेल पढ़ रही हो? लगता है तुम बहुत खो गई हो, कितनी थक गई होगी। जो नोवेल रिया पढ़ रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि लव स्टोरी पर आधारित नोवेल थी। संदीप ने जब ये सुना और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम नोवेल पढ़ रही हो, रिवीजन नहीं। ये नोवेल किस बारे में है? च 15 संदीप का गुस्सा रिया पर। ईवा, जो उनके पीछे आई थी, हंसी और बोली, दीदी, तो तुम एक नोवेल पढ़ रही हो? लगता है तुम बहुत खो गई हो, कितनी थक गई होगी। जो नोवेल रिया पढ़ रही थी वो और कुछ नहीं बल्कि लव स्टोरी पर आधारित नोवेल थी। संदीप ने जब ये सुना और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम नोवेल पढ़ रही हो, रिवीजन नहीं। ये नोवेल किस बारे में है? जैसे ही संदीप ने रिया के हाथ से नोवेल छीना, तभी रिया को एहसास हुआ कि कोई उसके कमरे में आ गया है। रिया शर्म से लाल हो गई और बोली, मम्मी, आप मेरे कमरे में बिना नॉक किए क्यों आए? तुम ये कैसी बकवास किताब पढ़ रही हो? संदीप गुस्से में बोले। रिया जिस पेज पर थी उसमें कुछ गलत तरह का कंटेंट था। संदीप ने उसे देखा और गुस्से से भर गए। क्या तुम कमरे में बंद होकर यही सब पढ़ने के लिए बैठती हो? रिया को कुछ कहने का मौका दिए बिना संदीप ने दोनों हाथों से किताब फाड़ दी। ईवा को पढ़ने नहीं देते और रिया के लिए ये सब खरीदने के पैसे हैं। अनीता, मैं पूछ रहा हूँ, हमारे पास पैसे हैं या नहीं? संदीप ने देखा कि किताब काफी महंगी थी और उस पर रिया का नाम लिखा हुआ था। मतलब साफ था कि यह किताब उसी की थी। मैंने नहीं, अनीता हैरानी में बोली। संदीप हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ाई करे और एक अच्छा फ्यूचर बनाए ताकि उनकी आर्मी से रिटायरमेंट का गिल्ट कम हो सके। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी किताब को फाड़ा था। मैंने रिया को पैसे नहीं दिए, अनीता ने जल्दी से सफाई दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने कोई किताब खरीदी है। अनीता को लगा कि उसे बेवजह ब्लेम किया जा रहा है। उसने तो घर के खर्चे कम करके और सेविंग करके रिया के लिए मदद की थी। वो ऐसी किताबों के लिए पैसे क्यों देगी?
हालांकि अनीता को पता नहीं था कि किताब में क्या था, लेकिन संदीप के रिएक्शन से साफ था कि किताब कुछ ठीक नहीं थी। ईवा ने क्यूरियस होकर फर्श पर पड़ी फटी किताब उठाए और उसका लास्ट पेज पलटा। ईवा ने 2 जिंदगियां रिया की बहन बनकर बिताई थी और उसे रिया की छोटी छोटी आदतें पता थी। जैसा उसने सोचा था, आखिरी पेज पर रिया ने कुछ डेट लिख रखी थी। ये डेट 6 मंथ पुरानी थी, लास्ट न्यू ईयर के आसपास की। किताब के पन्ने देखकर साफ था कि यह नई नहीं थी। रिया ने इसे बहुत पहले खरीदा था और पहले ही पढ़ भी लिया था। ईवा ने डेट्स काउंट की और समझ गई कि ये वही टाइम था जब रिया अपने मिडिल स्कूल एग्जाम्स की सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी कर रही थी। उस समय रिया के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, लेकिन उसने वो पैसे रिवीजन बुक्स खरीदने के बजाय इन नॉवेल्स पर वेस्ट कर दिए। तभी उसके एग्जाम्स के रिजल्ट खराब आए और वो सिर्फ किसी तरह हाई स्कूल में पहुंच पाए। संदीप, जो पहले आर्मी में थे, बाकी लोगों से ज्यादा समझ रखते थे। जैसे ही उन्होंने ईवा को उस किताब के पन्ने पलटते देखा, उन्हें सब समझ आ गया। ईवा को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। रिया अपने मिडिल स्कूल के इम्पोर्टेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और उस समय वो नॉवेल्स पढ़ने में बिजी थी। जब उन्होंने उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचा तो संदीप को बहुत निराशा हुई। आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों पर भरोसा रखा था, यही सोचकर कि वो अच्छी पढ़ाई करेगी और एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगी। उन्हें लगा था कि रिया शायद उतनी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी। इसलिए उसके एवरेज रिजल्ट्स पर उन्होंने 2 महीने तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अब सच सामने आ गया था। रिया ने अपनी पढ़ाई में जरा भी मेहनत नहीं की थी। अब समझ आया कि तुम्हारे रिजल्ट खराब क्यों आए। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर था ही नहीं, संदीप ने गुस्से में कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में रिया को रोमांस नॉवेल्स पढ़ने का शौक कैसे लग गया। जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने 17 साल तक रिया की परवरिश में कितना कुछ किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बड़ी बेटी ने कभी उनके लिए आंसू नहीं बहाए। लेकिन इस किताब के लिए वो रो पड़ी। ये देखकर संदीप का दिल टूट गया। वो रिया पर गुस्सा नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने अपना गुस्सा अनीता पर उतारा। रिया मिडिल स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी और इस तरह की गलत किताबें पढ़ रही थी। अच्छे रिजल्ट कैसे आते? रिया का ध्यान पढ़ाई पर था ही नहीं और तुमने उसे जबरदस्ती पढ़ने को कहा। और दूसरी तरफ ईवा हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लाई है, फिर भी तुमने उसे स्कूल छोड़ने को कहा। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? संदीप ने किताब ईवा के हाथ से ली और गुस्से में अनीता के मुंह पर फेंक दी। अनीता को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उनकी इज्जत जरूर हिल गई। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? अनीता ने आखिर पूछा। इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर रिया ने ऐसा गैर जिम्मेदार काम क्यों किया? अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी रिवीजन की जगह नॉवेल्स पढ़ रही होगी, और वो भी तब जब उसके मिडिल स्कूल एग्जाम्स का सबसे क्रिटिकल टाइम चल रहा था। दूसरी तरफ ईवा पढ़ाई करने की कोशिश करती थी, लेकिन अनीता उसे हर समय काम में उलझा देती थी। कभी उसे घर के काम करने को बोलती तो कभी बाजार के छोटे मोटे काम निपटाने को कहती। उधर रिया अभी भी डर से सहमी हुई थी। उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंज रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब भी रिया कुछ पढ़ती थी, घर में कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। खासकर आज उसने अनीता से पहले ही कह दिया था कि उसे पढ़ाई करनी है। हमेशा की तरह अनीता ने पूरे घर को ये सख्त हिदायत दे दी थी कि रिया को डिस्टर्ब न किया जाए और उसके रूम में कोई न जाए। इस भरोसे के साथ रिया बेफिक्र होकर अपना नॉवल पढ़ रही थी। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई थी और रिया उसमें पूरी तरह डूबी हुई थी। वो मेल लीड की वाइफ के कारण दूर हो चुके कपल के लिए बुरी तरह रो रही थी। लेकिन अचानक उसके कमरे में 3 लोग आ गए। रिया के रिवीजन की बात छोड़ दें तो इस किताब का उसकी जूनियर हाई स्टडीज से कोई लेना देना नहीं था। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। ये किताब मैंने ये सिर्फ एग्जाम के बाद पढ़ी है, उससे पहले नहीं, रिया ने डरते हुए सफाई दी। वो लगातार हकलाती रही, लेकिन हर किसी को साफ पता चल रहा था कि वो बहाने बना रही है। तभी अनीता संभली और रिया को बचाने के लिए बोली, संदीप, आपने सुना न, भले ही रिया ने ये किताब एग्जाम से पहले खरीदी हो, लेकिन उसने इसे हाल ही में पढ़ा है। इसका मिडिल स्कूल एग्जाम्स से कोई लेना देना नहीं है। रिया कितनी समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कभी पढ़ा नहीं? ये किताब नई लग रही है क्या? संदीप ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा। पापा, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इसे अपनी क्लासमेट को उधार दे दी थी। किसे उधार दी थी? नेक्स्ट क्लास की नेहा को। लेकिन नेहा तो 4 महीने पहले ही यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उसने मिडिल स्कूल के एग्जाम भी नहीं दिए। पापा, उसे ढूंढ भी नहीं सकते। जो शिफ्ट हो गई
दीदी, तुम कब से नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट से इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई? ईवा ने हंसते हुए कहा। रिया भले ही मम्मी को मना ले, लेकिन पापा को बिल्कुल नहीं। ये तो साफ था कि रिया का यही प्लान था। नेहा तो यहाँ नहीं थी, इसलिए पापा उससे ये बात वेरीफाई नहीं कर सकते थे। तुम चुप रहो, अनीता ने ईवा पर चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त तुम और आग में घी डाल रही हो, ईवा। तुम्हारे क्या गलत इरादे हैं? अगर कुछ बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अनीता ने संदीप का गुस्से से भरा चेहरा देखकर डर कर कहा, पापा, मुझे परसों स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। मेरी स्कूल फीस कहाँ है? ईवा ने बात बदलने की कोशिश की, क्योंकि एडमिशन की तारीख बहुत पास थी और उसे अपनी फीस मिल पाएगी या नहीं, इस बात की टेंशन थी। पापा, मेरे सारे पेन और नोटबुक भी खत्म हो गए हैं। संदीप ने गहरी सांस ली और कहा, अनीता, ईवा को 50 रुपये दे दो। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टोरी कैसी है कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।